हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी मास सीरीज में, जिसके अंतर्गत हम आपकी तैयारी को एकदम समग्र सहायता देने के उद्देश्य से चला रहे थे। इसमें बेसिक और करंट में हम विजन की मंथली मैगजीन है उसको हम स्टडी कर रहे थे। विजन की मंथली मैगजीन में अब जुलाई के सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम इंटरनेशनल रिलेशन को देखेंगे। और आज हम इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, उससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। और एक चीज़ जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएससी के द्वारा या स्टेट पीसीएस द्वारा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम द करंट। और वो करंट के जो क्वेश्चन है उनका आधार कहीं ना कहीं बेसिक होता है, लेकिन चूंकि करंट के जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप सभी इसमें अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपके सामने आज बताएंगे कि कैसे। देखो, अब थोड़ा सा हमने विजन की मंथली मैगजीन में थोड़ा हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम क्वेश्चन के साथ इसको एक्सप्लेन करवाएंगे आपको कि अगर ऐसे पिछली यार क्वेश्चन कैसे आया था, तो कुछ क्वेश्चन जो आए हैं उनके साथ हम कोशिश करेंगे कि इसको ऐड करके आपको थोड़ा समझाएं, ताकि आप भविष्य में इस तरह के क्वेश्चन है जो आ सकते हैं प्री के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको समझ सकें और किस तरीके से क्वेश्चनों को आप अच्छे से आंसर कर सकें। और हम कोशिश करेंगे कि जो मेंस के क्वेश्चन आपको यहाँ बताए जाए उनको आप आंसर राइटिंग भी करें और हमारे ग्रुप में शेयर करें। हम सैटरडे या संडे के दिन आपकी लाइव कॉपी है वो चेक करेंगे, ताकि आपके जो बहुत दिन से कॉपी चेक नहीं सारी एक साथ कॉपी चेक कर देंगे। तो इसलिए आप सभी से ये निवेदन है कि आप इस विजन की जो ये वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं, इसको केवल करंट के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आपकी उस टॉपिक की होलिस्टिक तैयारी के हिसाब से देखें कि जैसे अभी हम आज एक टॉपिक पढ़ेंगे तो कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर आ सकता है, कैसे कैसे इसका सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ के पढ़नी चाहिए। और ये चीज़ ध्यान रखना, इसको आपको केवल सबसे बड़ी दिक्कत हमारी क्या होती है कि इसमें जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम केवल जब करंट को पढ़ते टाइम इसमें हमारे बहुत सारे लोग हम करंट तक ही सीमित रह जाते हैं। इसको कनेक्ट करो आपके स्टैटिक पार्ट से। जब तक आप इसके स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए करंट को आपको स्टैटिक पार्ट से यूज करना है। तो इसको चाहे प्री के लिए चाहे मेंस के लिए आपको इसको ऐड करना है। और हम रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ा जाए। और एक बात ध्यान रखना, प्री आपकी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस होने से पहले हम अप्रैल तक आपकी सारी मंथली मैगजीन कवर करवा देंगे। और जिन्होंने मंथली मैगजीन पढ़ी है उनको पीटी 365 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिन्होंने अच्छे से मंथली मैगजीन पढ़ी है उनको पीटी 365 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सारी जो समरी है वो पीटी 365 ही बनती है। इसलिए अगर आपने हॉलिस्टिक तरीके से इसको पढ़ा है तो इसके बाद आपको पीटी 365 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जिन्होंने मंथली मैगजीन, हमने जून और जुलाई की कंप्लीट कर लिए, अब सॉरी मई और जुलाई की, जून की कंप्लीट कर लिए, जुलाई की चल रहे हैं और हम बहुत जल्दी बड़े वीडियो के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसमें हम थोड़ा ऐड ये कर रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के स्पेशली मेंस के क्वेश्चनों के साथ ऐड करके बताएं, ताकि आप क्वेश्चनों को जोड़ करके इसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो I2U2 ये जो आपके पास रखा हुआ है, इसका क्वेश्चन यूपीएससी ने हाल ही में 2022 में पूछा है। यूपीएससी ने मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, हम आपको उसको बता देते हैं। तो दोस्तों ये 2022 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है और 15 नंबर का क्वेश्चन है, आईआर का क्वेश्चन है। और आप लोग कहते हैं कि आईआर क्वेश्चन, आईआर का देखो बेसिक चीजें पढ़ लेना, बेसिक वीडियो हम आईआर को दे देंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आईआर की बेसिक वीडियो तो आपको दे दिया जाए ताकि आप बेसिक उसके समझ जाए, है ना। वो जल्दी अब आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आईआर के 8-10 वीडियो बेसिक जो है उनको कुछ क्वेश्चनों के साथ भी सॉल्व करवाया हमने, वो बेसिक वीडियो आपको शेयर कर देंगे और उसके बाद आप आईआर की तैयारी चालू कर दें। अब आईआर में हम अलग से वीडियो नहीं लाएंगे, इसको पहले से ही हम तैयारी कर सकते हैं और वो बेसिक पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये यूपीएससी ने पूछा है, जीएस 2 का 90 नंबर का क्वेश्चन था, 90 नंबर का 250 नंबर का, ये 250 वर्डों में आपको 15 नंबर का आंसर देना था। अब देखो इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखो क्या पूछा है और इसका आंसर ये आपका क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर I2U2, यानी कि आई का मतलब डबल आई, इंडिया इजराइल, U2 मतलब यूएई और यूएस, इसकी फुल फॉर्म है। ये आई हो गया, ये आई हो गया, ये यू हो गया और ये यू हो गया, क्योंकि ये है यूएई और ये है यूएस। इससे मिलकर बना I2U2। I2U2 समूहन, यानी कि जो समूह है, वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा, ये पूछा है। ये I2U2 जो संगठन है ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडियन सिचुएशन को, इंडियन स्टेटस को, इंडियन पोजीशन को कैसे चेंज करेगा, ये इसका क्या रोल रहेगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। और जब हम यहाँ इस टॉपिक को पढ़ के कंप्लीट करेंगे आप इसका आंसर अच्छे से दे देंगे। तो ये देखो क्वेश्चन, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आ जाए। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ ले इसको इसी प्रकार का, या हो सकता है यूपीएससी इसको घुमा कर दूसरे तरीके से इस बार पूछ ले। इसलिए जो करंट के टॉपिक आते हैं उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है।
इसका कॉन्सेप्ट जुड़ा होगा। बस करंट में यह है कि I2U2 नाम का एक नया संगठन बना है। बाकी इसकी थ्योरी आप कनेक्ट करोगे तो ये बेसिक से कनेक्ट करनी पड़ेगी कि इसका सामरिक महत्व भारत के लिए क्या है, आर्थिक महत्व भारत के लिए क्या है, पश्चिम एशिया महत्व क्या है भारत के लिए, क्षेत्रीय अगर हम पॉलिटिक्स में ग्लोबल उसमें देखेंगे तो उसमें भारत का क्या महत्व है, ग्लोबल लेवल पर भारत के लिए क्या महत्व है, इंटरनेशनल रिलेशन में भारत के लिए क्या महत्व है, हर लेवल पर, और कैसे चीज़ें चेंज होंगी ये भी आपको इसमें देखना है। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसलिए जब भी आप पढ़ो कोई भी टॉपिक इस तरीके का, तो हमेशा उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये सोचो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कोई नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आए हो या उस टॉपिक से जुड़े हुए हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपको उससे एक बार गो थ्रू जरूर होना है और उसके बाद उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये बेसिकली एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम इसको आगे बढ़े अब इस टॉपिक के, अब हम इसी को आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत कैसे महत्व है वो चेंज होगा, अब इसको हम आगे पढ़ें। तो सबसे पहले I2U2 को मतलब पता होना चाहिए। I2U2 क्या है? जब हम पढ़ रहे हैं तो I2U2 है ये क्या है, तो इसको सबसे पहले पता लगाना है और फिर इसका मतलब ये करंट में क्या हाईलाइटेड रहा है इसको देखना और फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं I2U2, तो I2U2 मतलब मुख्य रूप से 4 देशों का एक समूह है। 4 देश कौन कौन है? इजराइल है ना, यूएई, इजराइल, यूएई और इसके अलावा यूएसए और इंडिया। इन 4 देशों से मिलकर ये बना हुआ एक समूह है जो पश्चिमी एशिया के क्वाड के रूप में भी जाना जाता है। इसको बोला जाता है, कई लोग इसको बोलते हैं पश्चिमी एशिया का क्वाड है। नॉर्मल क्वाड कौन सा है? क्वाड आप जानते हो नॉर्मल क्वाड कौन सा है? जो आपको पता है, सभी जानते हो नॉर्मल क्वाड कौन है? जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ये एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो क्वाड है ये है एक क्वाड। और ये पश्चिमी एशिया के देशों में, जिसमें आपको पता है इजराइल और यूएई और इंडिया और यूएसए, इन 4 देशों का एक समूह है जिसे, ये मुख्य रूप से इस समूह की सबसे बड़ी खास बात है, ये समूह है जो अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है, सैन्य दृष्टिकोणों पर नहीं है ना, अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है, सैन्य दृष्टिकोणों पर नहीं। और ये मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में ज्यादा सहयोग करेगा, जिसमें एक जल है, ऊर्जा है, परिवहन है, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खास सुरक्षा। इन क्षेत्रों में ये महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाएगा और इसलिए इसका उद्देश्य यह रहेगा कि इसमें निजी क्षेत्र और की पूंजी और विशेषज्ञता को शामिल किया जाएगा ताकि हम अवसंरचना का विकास कर सकें, उद्योगों में कार्बन न्यूट्रलाइजेशन है उसको बढ़ा सके, लोक व्यवस्था प्रणाली को उभार सके। इसलिए I2U2 है, इसका गठन किया गया। तो I2U2 मुख्य रूप से 4 देश, इंडिया, यूएसए, यूएई और इजराइल, इनका एक समूह है जो आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वो मुख्य रूप से ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, इन क्षेत्रों में विकास और सहयोग करने के लिए इसको स्थापित किया गया, ये समूह। लेकिन इस समूह का बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो, पश्चिमी एशिया का एक सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को बोला गया अब्राहम एग्रीमेंट। देखो, अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेना, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड नहीं जानोगे तो इसका अच्छे से चीजें नहीं कर पाओगे। इसका एक बैकग्राउंड जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर मैं इसकी बात करूं आपको अब्राहम एग्रीमेंट की, तो सबसे पहले आपने पश्चिमी एशिया में 2 चीज देखी होगी। पश्चिमी एशिया में अशांति का 2 कारण देखा होगा। एक देखा आपने होगा इजराइल, तो सबसे पहले I2U2 के बारे में आपको थोड़ा बेसिक है ये पता होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज आपको सबसे पहले और बेसिक पता होना चाहिए कि ये अब्राहम एग्रीमेंट के बारे में आप जो सुनते हैं अब्राहम एग्रीमेंट, ये अब्राहम एग्रीमेंट थोड़ा सा पश्चिम एशिया का एक सबसे अहम एग्रीमेंट माना जाता है। क्योंकि पश्चिमी एशिया में आपने सुना होगा एक दो देशों के बारे में बहुत कहानी सुनी होगी, बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा। एक है इसराइल आपका और एक है आपका फिलिस्तीन। ये 2 देशों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। क्या ध्यान रखना, अगर इसराइल और फिलिस्तीन संकट के बारे में सुना होगा, पश्चिमी एशिया का सबसे महत्वपूर्ण संकट और आज तक का संकट बना हुआ था। इसराइल क्या, उसी कहानी आप बेसिक जानते हो कि इसराइल यहूदी देश है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब वो हिटलर के द्वारा जो यहूदी है उनको भगाया गया था, तो सारे बस करके इस एरिया में आ गए थे, फिलिस्तीन वाले एरिया में। तो पहले ये पूरा एरिया फिलिस्तीन का था, लेकिन वहाँ यहूदी आ गए थे, यहूदी ने अपना एक अलग देश बनाया। और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब यूएनओ ने गठन हुआ, यूएनओ ने इसराइल को मान्यता दे दी, यूएनओ ने इसराइल को मान्यता दे दी। इससे क्या हुआ है, फिलिस्तीन की जगह इसराइल आ गया। अब फिलिस्तीन क्या है, फिलिस्तीन अरब कंट्री का देश था,
ये अरब देश था, तो ये एक तरह से मुस्लिम देश था और इजराइल यहूदी देश था। और इनको इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल था जेरूसलम। और जेरूसलम की अगर हम बात करें तो जेरूसलम ये धार्मिक स्थल है, पवित्र धार्मिक स्थल है। तो इजराइल ने इस पर धीरे धीरे समय के साथ इस पर कंट्रोल किया। ये अरब देश, जितने भी अरब देश है वो सब मुस्लिम देश थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके बीच में कोई यहूदी देश आए, इसलिए सारे अरब कंट्री इजराइल के दुश्मन हो गए। इन्होंने युद्ध हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई, और हमेशा इन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया। चाहे जितने भी अरब कंट्री, फ्रांस, मिस्र वगैरह, या जितने भी मोरक्को या सऊदी अरब, ईरान, इराक, जितने भी देश हैं, कतर, यूएई, इन सारे देशों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया, बिकॉज ऑफ ये सारे अपने रिलीजियस फैक्टर पे बहुत ज़्यादा हैवी थे। लेकिन समय के साथ साथ मैंने ये बताता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में धार्मिक फैक्टर ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित चलते हैं, और इसी राष्ट्रीय हित ने अरब देशों को ये बात सबक सिखाई कि बिना इजराइल के वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो उसके बाद यूएई, उसके बाद कतर, इन देशों को लगा, यूएई और कतर, इन देशों को लगा कि यार अब समय के साथ ये क्या, ये ज़्यादातर ये देश है, ये किस पे डिपेंड थे, ये ऊर्जा पे डिपेंड थे। और ऊर्जा की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा में लोग पेट्रोल वगैरह पे कम डिमांड करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाते हैं। तो ये अरब जो देश है, इनको एक बात समझ में आ गई, हम बहुत दिन तक इससे सस्टेन नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें इकोनॉमी को डाइवर्सिफिकेशन देना पड़ेगा, और इकोनॉमी को विविधता देने के लिए हमें इजराइल से सीखना पड़ेगा। क्योंकि इजराइल जैसा छोटा सा देश, जिसके पास उसकी ज़मीन का लगभग 70 से 80% डेजर्ट एरिया है, उसके बावजूद भी उसकी तकनीकी वजह से एग्रीकल्चर में सबसे आगे है, उसके बावजूद भी उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा आगे, डिफेंस के एरिया में आगे। इतना छोटा सा देश ने अपना ग्रोथ किस तरीके से किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यूएई और कतर जैसे देश है, इनको पता लग गया कि अगर हमें हमारा विकास करना है, बहरीन जैसे देश है, इनको पता लग गया, यूएई और बहरीन को पता लग गया, अगर हमें विकास करना है तो हमें इजराइल से एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। और फिर इन्होंने इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया। पहली बार अरब देशों में से किसी देश ने इजराइल को मान्यता दी, अभी तक इजराइल को देश नहीं मानते थे। लेकिन इस इब्राहिम एग्रीमेंट, इसलिए पश्चिमी एशिया का इब्राहिम एग्रीमेंट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसने पश्चिमी एशिया के जो समीकरण है वही चेंज कर दिए। अब तक पश्चिमी एशिया का समीकरण ये था कि अरब कंट्री एक साइड है, इजराइल अकेला एक साइड है। लेकिन इस इब्राहिम एग्रीमेंट ने बात साबित कर दी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित ज्यादा चलते हैं। क्योंकि अरब सऊदी, ये यूएई और ये बहरीन को ये बात पता लग गई कि अगर हमें विकास करना है तो हमें इजराइल के साथ अपने संबंधों को थोड़ा मजबूत करना, इजराइल के साथ हमें संबंधों को मजबूत करना होगा। और इसी उद्देश्य से अगर हम बात करें तो इसी उद्देश्य से कहीं ना कहीं इब्राहिम एग्रीमेंट हुआ। और इब्राहिम एग्रीमेंट में जब यूएई और इजराइल जब साथ आए, तो ध्यान रखना इजराइल का हमेशा दोस्त रहा है अमेरिका, इजराइल से हमारे संबंध भी ठीक ठाक रहे हैं। लेकिन इस फिलिस्तीन जैसे मुद्दे की वजह से हम इजराइल का खुल के सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर हम इजराइल का सपोर्ट करते तो फिलिस्तीन की वजह से अरब कंट्री हमारे थोड़े से, उस अरब कंट्री से हमारे संबंध खराब होने के चांस थे, और हम अरब कंट्रियों से तेल खरीदते थे, इसलिए हम नहीं चाहते कि अरब कंट्रियों से हमारे संबंध खराब हो। इसलिए ये इब्राहिम एग्रीमेंट ही हमारी भारत के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट के रूप में साबित होगा, क्योंकि भारत का जो डिलेमा थी कि हम इजराइल से संबंध बनाए अरब देशों से, वो डिलेमा टूट गई। अब भारत अरब से भी बना सकता है, इजराइल से बना सकता है। क्यों? क्योंकि अरब के देशों ने इजराइल से संबंध बना, इसलिए अब्राहम एग्रीमेंट पश्चिमी एशिया का एक सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट माना जा सकता है। और इसका क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा नहीं, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को लेकर के आ सकता है कि अब्राहम एग्रीमेंट पश्चिमी एशिया के समीकरण बदलने में कितना महत्वपूर्ण है और ये भारत की विदेश नीति के लिए कितना सहायक भूमिका निभा सकता है, इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार अभी तक हमने ये चीजें देख ली। अब ये इसलिए अब्राहम एग्रीमेंट के बारे में जब भी आप पढ़ो तो अब्राहम एग्रीमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये अरब और इजराइल कई देशों के बीच में समझौता हुआ है। क्योंकि पहली बार इस एग्रीमेंट में अरब जो देश है उन्होंने इजराइल को, दो चीज़ हुई इसमें कि अरब देशों ने तो इजराइल को मान्यता दे दी और इजराइल ने अरब देशों को आर्थिक सपोर्ट, तरह तरह के सपोर्ट देना चालू कर दिया, इसलिए। और अब्राहम इस एग्रीमेंट का नाम क्यों रखा? क्योंकि अब्राहम जो नाम है वो इस्लाम और यहूदी और तीनों धर्मों के लिए परमेश्वर के रूप में माना जाता है, इसलिए इसको यह नाम दिया गया था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो एग्रीमेंट है वो तो हो गया, लेकिन ITU-2 की अगर हम बात करें, अब ITU-2 को देखते हैं, तो ITU-2 का महत्व या भारत की जो बदलती परिस्थितियों के लिए या भारत के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है, क्या रोल हो सकता है, उसको हमें देखना होगा। एक तो सबसे बड़ी बात ऐसे कि इसमें हिंद महासागर में भारत की जो स्थिति है उसके लिए काफ़ी अहम हो सकती है इसमें, क्योंकि हिंद महासागर में अगर हम देखेंगे
तो भारत का, क्योंकि I2U2 में आपको पता है, अगर मैं बात करूँ I2U2 की, तो इसमें USA, इंडिया और UAE और इजराइल 4 देश हैं। तो 2 देश पश्चिमी एशिया के देश हैं और 2 देश महाशक्ति। तो इसमें भारत है, उसके हिंद महासागर में सुएज नहर वाला एरिया जहाँ इजराइल आता है, वहाँ पश्चिमी हिंद महासागर से तटीय देश है, उनमें ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो भारत का 12% जो व्यापार है वो सुएज नहर के माध्यम से होता है। तो इसलिए भारत के लिए एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के जो हिंद महासागर में एक तो सुरक्षा की दृष्टि से, और दूसरी बात जो हिंद महासागर के अंदर का जो अरब सागर है उसको और उसके साथ मुख्य रूप से सुएज नहर को जोड़ने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरा एग्रीमेंट की अगर बात करें तो बाजार तक पहुंच इसकी अच्छी होगी, क्योंकि पश्चिमी एशिया का बाजार, यूएई का बाजार, अरब का बाजार, वहां तक भारत अब अच्छी तरीके से पहुंच सकेगा, वहां बाहर निवेश कर सकेगा और वहां भारत के लोग भी जा सकेंगे। तो इसकी वजह से भी भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। इसलिए दूसरा मध्य पूर्व इसी ये पश्चिमी एशिया के जो देश है, अरब, सऊदी अरब, इराक, ईरान, इन सभी को मध्य पूर्व के देश माना जाता है। तो अब मध्य पूर्व के देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे, बिकॉज क्योंकि I2U2 में इजराइल और यूएई दोनों शामिल है, और इजराइल और यूएई दोनों शामिल होने का मतलब यह है कि यूएई से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं। तो इस एक तरह से इस एग्रीमेंट से, इस समझौते से भारत के साथ इनके संबंध और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो भारत के चाहे प्रवासी उनको रोजगार अच्छा मिलेगा, भारत के साथ इजराइल के साथ संबंध और अरब देशों के साथ संबंध है उनको अच्छे से संबंध पूरा कर लेगा। वैश्विक स्थिति इसलिए मजबूत होगी क्योंकि जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी चीज़ है उसमें इजराइल का एक महत्वपूर्ण रोल है, यूएई का बड़ा रोल है, तो वो काफ़ी इसमें रोल निभाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसा कि हमने क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन अगर आपके सामने हम देखें तो ये क्वेश्चन क्या था कि I2U2 किस प्रकार भारत की वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार से रूपांतरित करेगा, ये क्वेश्चन था। रूपांतरित करने के लिए अगर मैं सबसे पहली बात करूँ, रूपांतरित में सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमी एशिया में भारत की स्थिति को रूपांतरित करेगा, पहला पॉइंट। क्योंकि पश्चिमी एशिया में भारत हमेशा इस डिलेमा में रहता था कि वो अरब देशों के साथ संबंध बनाए या इजराइल के साथ संबंध बनाए, लेकिन I2U2 भारत को पश्चिमी एशिया में उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। एक चीज ध्यान है। दूसरा, अगर इसकी हम बात करें, दूसरा पॉइंट ये होगा कि इजराइल, ये जो I2U2 है, ये भारत की पश्चिम एशिया में आर्थिक संबंध उनको मजबूत करेगा और साथ ही भारत और अमेरिकी संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि पश्चिमी एशिया में आज तक हमेशा ये नीति रही है कि भारत और अमेरिका के संबंध दोनों कहीं ना कहीं डिलेमा की स्थिति में रहे, क्योंकि अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता था, अमेरिका हमेशा ईरान का विरोधी था। ऐसी स्थिति में, क्योंकि ईरान हमारा अच्छा दोस्त था, ऐसी स्थिति में अमेरिका के साथ रह करके हम पश्चिमी एशिया के देशों को लेकर जाएंगे। इसलिए I2U2 पश्चिमी एशिया में इंडिया और यूएसए के रिलेशन को चेंज करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है भारत की विदेश नीति में। इसके अलावा वैश्विक लेवल पर चाहे हम बात करें यूएनओ में अगर कोई मुद्दा हो तो उसमें फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत का जो सपोर्ट है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इजराइल का सपोर्ट है भारत को मिल जाएगा। इसलिए भारत के हर लेवल पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। चीन को, पश्चिमी एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में ये I2U2 बहुत अहम रूप देगा, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो भारत के लिए हर क्षेत्र में, भारत की सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वैश्विक लेवल की दृष्टि से, पश्चिम एशिया की दृष्टि से, यूएसए इंडिया संबंधों की दृष्टि से I2U2 एक महत्वपूर्ण रोल के रूप में निभाएगा। तो उसके माध्यम से आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ कमी है, तो कमी तो हर उसमें रहती है। कमी एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा केवल आर्थिक है, इसमें सुरक्षा को शामिल नहीं किया गया, जबकि अमेरिका क्या करता है कि इजराइल की स्वायत्ता, इजराइल के साथ अपनी संबंधों को मजबूत करता है, और भारत को इससे एक डर हो सकता है कि अमेरिका, कहीं भारत है वो अमेरिका का पिछलग्गू ना बढ़ जाए। पिछलग्गू इनका मतलब डायरेक्ट पूरी तरह और अमेरिका जैसी बात करें उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना, ऐसी चीज़ ना हो जाए। एक मुद्दा इसमें आ सकता है। दूसरा मुद्दा ये कि ईरान का मुद्दा टकराट हो सकता है, क्योंकि हम I2 और U2 में सदस्य बने। I2U2 में अगर हम सदस्य बन रहे हैं तो I2U2 के अंतर्गत अमेरिका शामिल है, और अमेरिका इजराइल में दुश्मनी चल रही है, तो कहीं हम इजराइल से दूर, अमेरिका से दूर हो जाए। अमेरिका और ईरान में लड़ाई चल रही है, सॉरी, और ईरान के अगर हम I2U2 के सदस्य हुए तो एक संभावना है कि कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका के पक्ष में ना खड़ा है, तो ईरान और भारत के संबंधों को लेकर के थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसमें, ठीक है। इसमें एक दिक्कत है कि सदस्यों के बीच में समानता नहीं है, जैसे भारत और यूएई थोड़े से आर्थिक दृष्टि से इजराइल और अमेरिका की तुलना में सैन्य दृष्टि से कमजोर है, तो थोड़ा सी है, और थोड़ा सा दो गुट बढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि I2U2 होने से हो सकता है कि चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, तुर्की ये अलग से अपना एक गुट और बना सकता है, और भारत कहीं अपने अच्छे दोस्तों को भी खो सकता है। इसलिए थोड़ा तो भारत को इसमें बैलेंस करके इसमें अपनी नीतियां बनानी पड़ेगी, इसलिए पूछा जा रहा है।
ठीक है ना। बाकी तो ये कि भारत को संबंध अच्छे करने चाहिए, दोनों का सहयोग करना चाहिए और साथ ही ईरान के साथ अन्य देशों से अपना संबंध है वो मजबूत करने चाहिए। ये बेसिकली चीज़ें भारत को करनी होगी। इसके बाद बेसिकली चीज़ कही है कि यूएई के साथ हमारे संबंध बढ़े हैं, तो हम यूएई को और देशों के साथ भी लेके आ गए, जिसमें भारत यूएई फ्रांस त्रिपक्षीय एग्रीमेंट। फ्रांस भारत का पहले से ही सहयोगी रहा है, क्योंकि हर चीज़ में, चाहे आप राफेल के मामले देखो, फ्रांस ने हमें राफेल दिया, या हर लेवल पर डिफेंस टेक्नोलॉजी फ्रांस हमें प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन यूएई के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हो गए। इन तीनों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट किया, त्रिपक्षीय बैठक हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो हिंद प्रशांत क्षेत्र, क्योंकि दोस्तों भविष्य में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा हिंद प्रशांत। हिंद प्रशांत क्यों रहेगा? क्योंकि हिंद प्रशांत की दृष्टि, हिंद प्रशांत संसाधनों की दृष्टि से हिंद प्रशांत क्षेत्र है, आप सभी जानते होंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र कौन सा होगा। जैसे ये इंडिया है और ये चाइना वाला एरिया हो गया, इधर ये अमेरिका वाला हो गया, तो ये प्रशांत वाला क्षेत्र हो गया, और ये हिंद महासागर क्षेत्र हो गया। ये पूरा जो क्षेत्र है, चाइना के नीचे वाला क्षेत्र, और ये यहाँ तक अफ्रीका के तट तक का जो क्षेत्र है, पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र कहलाता है, जो उभरते हुए काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो भारत और यूएई के और फ्रांस के बीच में त्रिपक्षीय एक एग्रीमेंट हुआ है, और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि दोनों भारत यूएई और फ्रांस तीनों मिलकर के महासागरीय क्षेत्र में अपना सहयोग देंगे। आपको पता है यूएई और जिबूती में फ्रांस के कई अड्डे हैं, भारत को उनकी सर्विस मिलेगी, ठीक है ना। तो भारत को और या यूएई फ्रांस के कई नौसैनिक अड्डे हैं, उनमें भी भारत का सहयोग मिलेगा, यूएई को भी सहयोग मिलेगा। इसलिए जो फ्रांस के साथ हमारा जो एग्रीमेंट का आगे बढ़ना, हमें कई लेवल पर सहयोग दे सकते हैं। कैसे? एक तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसको आगे बढ़ाने में लुक ईस्ट पॉलिसी। भारत क्या कर रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई लेवल पर काम कर रहा है। चाहे आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी देख सकते हो, इससे आसियान देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं। लुक वेस्ट पॉलिसी देख सकते हो, इससे अरब कंट्रियों के साथ हम संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। अगर बात करें सागर पहल, इसके माध्यम से जितने भी द्वीपीय देश हैं, जितने भी हिंद महासागर के पड़ोसी देश हैं, इनके साथ हम संबंधों को, आर्थिक सामरिक शांति संबंध है, इनको मजबूत करें, ताकि हिंद और प्रशांत क्षेत्र में हमारे सहयोगी ज्यादा हो और हम किसी अन्य महाशक्ति को ज्यादा वर्चस्व जमाने न दें और अच्छे से अपने संबंधों को पूरा करें। इसलिए भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपने संबंधों को आगे बढ़ाए। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत ने कई चीजें, ब्रिक्स बनाए, ब्रिक्स में इंडिया भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, चाइना भी है। ये अपने संबंधों को क्वाड, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया मंच, भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस मंच, इन त्रिपक्षीय बहुत सारे एग्रीमेंट भारत कर रहा है, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को मजबूत करे, जिसमें एक ITU2 भी एक मंच है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए यहाँ कि भारत भविष्य में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम कर रहा है, तो भारत इसमें क्षेत्रीय संगठन बना रहा है, इसमें द्विपक्षीय संगठन बना रहा है, इसमें त्रिपक्षीय संगठन बना रहा है, इसमें भारत अपनी डिफेंस चीज को सुधार रहा है। देखो भारत इसमें क्षेत्रीय संगठन कैसे बना रहा है, ब्रिक्स, क्वाड और ITU2 के माध्यम से। भारत में त्रिपक्षीय संगठन कैसे बना रहा है, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और भारत यूएई फ्रांस, ये त्रिपक्षीय संगठन है। और त्रिपक्षीय संगठनों के माध्यम से भारत अपनी स्थिति को ज्यादा एक्टिव यहाँ पर दिखा रहा है, ये चीज जानेगा। तो आपके पास फैक्ट होने चाहिए, कॉन्सेप्ट होने चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमेशा राष्ट्रीय हित सुपरियर होंगे, हर देश अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना चाहेगा, इसलिए बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, मेन बात तो ये थी। तो आज क्वेश्चन आपसे जो यूपीएससी ने पूछा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना कि ITU2 भारत और अमेरिका के ITU2 है वो किस तरीके से भारत की स्थिति है उसको चेंज करेगा। इस क्वेश्चन को लिखना है और इस क्वेश्चन को आपको शेयर किया जाएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको लिखना, ठीक है। इसके बाद सीपैक कभी मेंस का क्वेश्चन नहीं बन सकता, बस सीपैक से एक चीज ध्यान रखना, सीपैक आखिरकार चीज है क्या, और सीपैक से भारत में थोड़ा क्या दिक्कत आ रही है, ये चीज आपको ध्यान नहीं, बाकी इसके अलावा कोई चीज इसमें जाने नहीं। देखो ध्यान रखना, सीपैक क्या है कि चाइना का BRI प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, चाइना का BRI प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट है सीपैक, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से लैंड से माध्यम से कई देशों को जोड़ रहा है और समुद्र के माध्यम से कई देशों को जोड़ रहा है, लेकिन उसी में चाइना ने अपने डायरेक्ट हिंद महासागर से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रखने के लिए, मान लें कल के जाके आज चाइना अरब सागर या पश्चिमी एशिया से अपनी कनेक्टिविटी दो तरीके से बनाता है, एक तो लैंड के माध्यम से, एक समुद्र के माध्यम से। लैंड के माध्यम से उसको कनेक्टिविटी बढ़ाना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जो कई देशों से उसको गुजरना पड़ता है, और चाइना की बढ़ती नीति के कारण कई देश उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहते। हिंद महासागर में दिक्कत यह है कि हिंद महासागर से होकर जब एशिया में जाए, मतलब पश्चिमी एशिया से हिंद महासागर में होकर के जब चाइना जाता है, तो बीच में डिएगो गार्सिया भी पड़ता है, जहां पर अमेरिका अपना अड्डा बना के बैठा हुआ है, बीच में इंडिया भी पड़ता है, क्योंकि इसके, और हो सकता है भविष्य में इंडिया ज्यादा एग्रेसिव होकर के चाइना को रोक दे वहां से। इसलिए चाइना ने अपने भविष्य में अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, क्योंकि ऊर्जा कहां से मिलेगी उसको, पश्चिम एशिया से, अपने पश्चिम एशिया के व्यापार करने के लिए अपने बाईपास तलाश रहे हैं, और उसी में से एक बाईपास है कि चाइना से डायरेक्ट
भारत को बाईपास करते हुए अरब सागर में आ रहा है, किसके माध्यम से? सी पैक के माध्यम। तो सी पैक क्या है? चाइना का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो चाइना के ये कांगसर एरिया है, इसको मुख्य रूप से डायरेक्टली ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है? ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान पर है और ये बलूचिस्तान पर बनाया गया पाकिस्तान में। अब देखो, एक बढ़िया एग्जांपल आपसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि दो देशों के बीच में संबंध बनने का मेन कारण होता है उनके दोनों के हित। देखो, इस गलियारे के पीछे दोनों का हित है। चाइना का क्या हित है? चाइना का दो हित है। एक तो चाइना डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ से बना सकता है, दूसरा हित है भारत को कंट्रोल में करना। क्योंकि देखो, ये हिमालय वाला क्षेत्र चाइना भारत का पूरा, यहाँ से चाइना अपनी सैन्य शक्ति से भारत तक पहुंच नहीं बना सकता। लेकिन जब ये कॉरिडोर बनेगा और इस कॉरिडोर की सुरक्षा के बहाने चाइना यहाँ पर अपनी सेना लगा देगा और सेना लगा करके भारत के नजदीक पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर अपना बैलेंस बना सकता है और भारत पे यहाँ पे दबाव बना सकता है। इसलिए चाइना ने सीपैक बनाया। चाइना का एक कहने को तो चाइना कहता है कि नहीं, हम आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक गलियारे के लिए हम सीपैक बना रहे, लेकिन असली मकसद चाइना का है कि भारत को पश्चिम से भी कंट्रोल करना, और उसके लिए पाकिस्तान जैसा बेवकूफ उसको मिल गया। अब इसमें दिक्कत क्या है? पाकिस्तान भी अपना हित सोचा है। पाकिस्तान ने सोचा था, चाइना से क्या बोला कि देख भाई, तू हमें एक गलियारा बनाना दे। देखो, यहां से हम एक गलियारा बनाएंगे, ये पीओके से निकलता है, ठीक है ना, ये पीओके जो पाकिस्तान कंट्रोल है, यहाँ से गलियारा निकलेगा और गलियारे में यहाँ तक जाएगा। अब देखो, पाकिस्तान से बोला करना तुझे कुछ नहीं, बस ये जगह हमें दे दे, इतना गलियारा तू हमें दे, यहाँ पर हम आपके लिए इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ पर रोड बनाएंगे, रेल बनाएंगे, इससे आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे आपको व्यापार में डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, आप चाइना भी माल भेज सकोगे, है ना, इससे आपकी पोर्ट, इसलिए आपके लिए बढ़िया। और दूसरा, पाकिस्तान ने भी गेम खेला। पाकिस्तान ने बोला यार ये बलूचिस्तान हमसे तो, क्योंकि ध्यान रखना पाकिस्तान का जो क्षेत्र है बलूचिस्तान पाकिस्तान का विरोधी है, वो पाकिस्तान से अलग होने की सोचता है। तो बलूचिस्तान का जो एरिया है ये पाकिस्तान पे परेशानी से पाकिस्तान कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता, ये बहुत पिछड़ा एरिया है। तो पाकिस्तान ने दिमाग लगाया यार एक ग्वादर पोर्ट बना करके, एक तो दो तरीके से, एक तो हो सके चाइना यहाँ कुछ प्रोजेक्ट बनाए, लोगों को रोजगार मिल जाए और लोगों का आर्थिक विकास हो जाए। दूसरा कि अगर बलूचिस्तान कभी आगे अलगाववादी घटनाओं को बढ़ाए तो चाइना की जो सेना है उसको दबा सके। इस उद्देश्य से पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, यही उद्देश्य था। इस वजह से सीपैक बना। सीपैक में दोनों का हित था और लगभग 3000 किलोमीटर तक का है। ये ग्वादर पोर्ट से लेकर के सिंजिंग प्रांत यहाँ तक जोड़ता है चाइना को, लेकिन ये पीओके से निकल रहा है। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक तो पीओके से निकल रहा है। पीओके से जब निकल रहा है तो नॉर्मली पीओके भारत का क्षेत्र है। अगर चाइना पीओके से जब गलियारा निकल रहा है तो उसको भारत की अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए भारत ने इसको डायरेक्ट अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना और इसीलिए भारत इसका हमेशा विरोध करता है। ये मेन मुद्दा था, मेन कहानी थी इसकी, बाकी आप चीजें देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की हत्या, ये शिंजो अबे की हत्या हुई थी आपको पता है जुलाई के टाइम पर, उसके बारे में बनाया गया। और ये चीज़ ध्यान रखना कि भारत में उसकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना, ये पुस्तक का नाम स्टेट विशेष में आपसे पूछ सकते हैं। ये प्री का क्वेश्चन बनेगा, कोई मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है नहीं, प्री का क्वेश्चन बनेगा। ये उत्सव की ये है, इसके बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी नीति थी, उसकी नीति को ओवेनोमिक्स के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखना। ओवेनोमिक्स कई बार पूछा जा सकता है, ओवेनोमिक्स क्या है? ओवेनोमिक्स से है वो शिंजो आबे की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीति है, जिसके अंतर्गत उसने ये कहा कि हमें मौद्रिक नीति है उसमें थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा, हमें राजकोषीय सहयोग देना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम समस्याओं का डिफ्लेशन को दूर कर सकें, ये इनकी नीति थी। इसके अलावा विदेश नीति में आर्ग ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी नीति थी इनकी, अर्थात इसका मतलब ये था कि हम सामरिक राजनीति आर्थिक स्वायत्ता की नीति है उसको अपनाएं। इसके माध्यम से ध्यान रखना शिंजो आबे ही हमें क्या लेके आया? क्वाड। तो यह शिंजो आबे की डेथ हुई, तो उसको हो सकता है कि आपसे प्री में एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शिंजो आबे के द्वारा ये जो चीजें दी गई है इनका मतलब क्या है। सामाजिक क्षेत्र में इसने बूमेनिक्स की नीति अपनाई, अर्थात ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बूमेनिक्स की नीति क्या है, ओवेनोमिक्स की नीति क्या है, किसकी है? ओवेनोमिक्स की नीति अगर मैंने बताया था कि ये शिंजो आबे की नीति है और शिंजो आबे के आर्थिक विकास को लेकर के नीति बनाई गई है। इसी प्रकार अगर बूमेनिक्स की बात करें तो इसमें शिंजो आबे ने बोला कि कोई भी कंपनी तैयार होगी उसमें महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, महिलाओं के रोजगारों को बढ़ावा दिया जाएगा, हर लेवल पर कंपनियों में एक डे केयर सेंटर होना चाहिए। इसलिए शिंजो आबे को एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के साथ साथ एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में माना जाता था, जिसने जापान की बहुत अच्छे तरीके से विकास किया, जापान को बहुत अच्छी स्थिति में लेके गया। और भारत जापान के सहयोगी तो आपको बेसिकली अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। भारत और जापान की अगर बात करें तो शिंजो आबे के टाइम पर भारत और जापान के संबंध बहुत अच्छे हुए। भारत में चाहे एफडीआई का हिस्सा हुआ, चाहे भारत में बड़ी मात्रा में जापान का निवेश है, आप देख सकते हैं बम्बई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे, ये भी कौन लेके आया? ये शिंजो आबे के टाइम पर भी आई थी। इसीलिए भारत ने 2021 में इसको पद्म श्री विभूषण
पद्म विभूषण पुरस्कार से शिंजो आबे को क्या दिया, पुरस्कार दिया था। तो शिंजो आबे के लेकर के एक दो क्वेश्चन प्री में बन सकते हैं, इसलिए इसको याद रखना, दो तीन टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना और बेसिकली इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। वन कंट्री टू सिस्टम, ये आप दो चीज जानते होंगे दोस्तों, एक है हांगकांग और एक है ताइवान। ये दो क्षेत्र है जो एक टाइम पर, ध्यान रखना इसकी कहानी अगर बेसिकली आप बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में कहेंगे, एक टाइम पर ये हुआ क्या था, अगर इसकी बेसिकली बहुत बड़ी कहानी है इनकी, अगर पढ़ो आप तो इसमें हुआ था, आपने अगर देखा होगा तो अफीम युद्ध देखे होंगे, दो अफीम युद्ध हुए थे, प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध। प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध में, ये अफीम युद्ध तो आप जानते होंगे हिस्ट्री में, अफीम युद्ध है कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो चीन में अफीम का व्यापार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां पर अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वहां के साम्राज्य से युद्ध किया, उन्हें अफीम युद्ध के नाम से जाना। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध किए, लेकिन प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध के बाद ये हांगकांग वाले क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया, हांगकांग वाले क्षेत्र पर कहीं ना कहीं चाइना का और ब्रिटिश यूके का अधिकार हो चुका था। इन दोनों में काफी डिस्प्यूट चली, काफी देर तक हुई। बाद में 1898 में इनमें बहुत लड़ाई चल रही थी। बाद में ब्रिटेन को भी एक चीज समझ में आ गई, जब ब्रिटेन की कंपनी भारत में थी, ब्रिटेन कंपनी अपनी साम्राज्यवादी नीति पर थी, उसने सोचा जैसे भारत में हम युद्ध जीत गए, अदर देशों से युद्ध जीतेंगे। लेकिन प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध करने के बाद ब्रिटिश कंपनी को एक समझ में आ गया कि यार ज्यादा फायदा है नहीं युद्ध से, क्योंकि हमें करना है व्यापार, और व्यापार नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए 1898 में जाकर के इन्होंने क्या कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया चीन से, और चीन से बोला कि यार चलो आप एक काम कर दो, आप हमें पूरे क्षेत्र में व्यापार ना करने दें, हमें किराए पे, हमें लीज पे ये हांगकांग दे दो। तो ताइवान और हांगकांग चीन से लीज पे ले लिया इन्होंने, और 99 वर्ष का इनका एक एग्रीमेंट हुआ 1898 में, जो खत्म कब हुआ, 1997 में। अब ये एग्रीमेंट खत्म होगा, अब ध्यान रखना, जो ये ताइवान और हांगकांग जैसे एरिया जब ब्रिटेन के पक्ष में चले गए, ब्रिटेन ने इन्होंने अपना लीज पे लिया, ब्रिटेन ने अपना शासन स्थापित किया, लीज पे लिया था किराए पे, लेकिन जब ब्रिटेन ने यहाँ शासन स्थापित किया और 100 वर्ष तक ब्रिटेन का शासन हुआ, तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में डेमोक्रेसी आ गई, उदारवादी नियम आ गए, इसलिए ये लिबरल ज्यादा हुई। जबकि चाइना का अन्य पार्ट जो उसकी मेन भूमि थी, वो अभी भी सैमवादी शासन से चल रही थी, तो वहां की आइडियोलॉजी एकदम अलग थी, इनकी आइडियोलॉजी एकदम अलग थी। 1997 में जब ब्रिटेन का ये एग्रीमेंट खत्म हुआ और चाइना को ये हिस्सा सौंप दिया गया, तो चाइना के पास तो आ गया, लेकिन जब ये हिस्सा सौंपते टाइम ब्रिटेन ने चाइना से एक एग्रीमेंट किया कि देखो हम आपको ताइवान तवांग वाला एरिया, जो हांगकांग वाला एरिया, ये दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन इसमें एक एग्रीमेंट है कि आप यहाँ की राजनीतिक विचारधारा को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। चाइना ने बोला ठीक है, नहीं करेंगे। इसके बाद लगभग ये था, इसके बाद में एक एग्रीमेंट और हुआ कि 2047 तक जो ताइवान वाला एरिया, हांगकांग वाला एरिया, यहाँ पर आइडियोलॉजी सेम रहेगी, यहाँ पर चाइना हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसी आधार पर यह माना गया कि ये ताइवान वाला एरिया है तो चाइना का है, लेकिन सिस्टम दो है। मेन चाइना में सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, साम्यवाद, और यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, डेमोक्रेसी, इसलिए बोला जाता है वन लैंड टू सिस्टम। समझ गए, यही वही अवधारणा है, वन कंट्री टू सिस्टम, वन कंट्री चाइना, टू सिस्टम कैसे, एक जगह साम्यवादी, एक जगह उसमें डेमोक्रेसी। तो चाइना डेमोक्रेसी को हटा करके वहां साम्यवादी स्थापित करना चाहता है, इसलिए मामला चल रहा है। तो बेसिकली इतनी सी कहानी है, इसमें देख लेना। इसके बाद अनाज के निर्यात शुरू हुआ रूस यूक्रेन में, क्योंकि आपको पता है पिछले फरवरी से रशिया और यूक्रेन में मुद्दा चल रहा है। और रशिया यूक्रेन में मुद्दे की अगर मैं बात करूं, देखो दो चीज बोल जा रहा हूं, उसको ध्यान रखना। मेन मुद्दा अगर बात करें तो इसमें यह था कि जो यूक्रेन की, अगर आपको यूक्रेन दिख रहा होगा, यहाँ ब्लैक सी हो गया, तुर्की हो गया, ये यूक्रेन, यूक्रेन की लोकेशन इस युद्ध के पीछे मेन कारण थी। यानी कि भू राजनीतिक व्यवस्था, भू राजनीतिक मतलब है उसकी ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम को, या उसकी पूरी अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी नीति को प्रभावित करती है, उसको बोलते हैं भू राजनीति। यूक्रेन के लिए भू राजनीति का जो सिस्टम था, ये भू राजनीति का ये सिस्टम यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध का कारण बना। आप सभी जानते हैं ये बात को, क्योंकि देखो ये रशिया की सीमा है और ये यूक्रेन है। अब यूक्रेन ने क्या किया कि मेन कारण था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। अब यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाता था तो रशिया की बॉर्डर पे नाटो की सीमा आ जाती, इसलिए रशिया कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने दे रहा था। इसी वजह से ये युद्ध की घटनाएं चालू, और इसके बाद युद्ध हुआ तो बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन उसमें एक मेन कारण था यूक्रेन की उसकी भू स्थिति और यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की घटना। हालांकि यूक्रेन शामिल नहीं हुआ, लेकिन रशिया ने इसको रोकने के लिए कि भविष्य में ऐसा कोई भी देश इसमें शामिल ना हो, इसके लिए रशिया ने अटैक किया बाद में। लेकिन ध्यान रखना, ये दोनों, अगर आपने स्टेपीज घास के मैदान है,
ये यूक्रेन वाले। अब ये घास के मैदान आपको पता है कि ये मध्य आप ऐसे शीतोष्ण जो घास के मैदान क्षेत्र होते हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान है यूक्रेन और रशिया, जो बड़ी मात्रा में गेहूं का अनाज का प्रोडक्शन करते हैं, बड़ी मात्रा। और दुनिया को, चाहे ये अफ्रीकन कंट्रियों की हम बात करें चाहे यूरोपीय कंट्री है, इनको अनाज की सप्लाई ये दो देश करते हैं। लेकिन जब युद्ध हुआ ये अनाज की सप्लाई रुक गई। क्यों? क्योंकि अनाज की सप्लाई इन्हीं देशों से आपस में होती थी, यहाँ से होकर के यहाँ से होकर, लेकिन युद्ध की वजह से वो रुक गई और इसकी वजह से खाद्य सुरक्षा संकट है वो पैदा हो गया। खाद्य सुरक्षा संकट पैदा हो गया। 22 मिलियन टन अनाज और सूरजमुखी जो तेल है जो यहाँ से आता था वो बंद हो गया और इसकी वजह से दुनिया में एक तरह से संकट पैदा हुआ। इसके बाद यूएनओ ने इसमें हस्तक्षेप किया। यूएनओ ने बोला भाई आप लोग एक एग्रीमेंट तो कर लो, कम से कम अनाज, ये जो काला यूक्रेन की ये ब्लैक सी है ना, इससे कम से कम व्यापार की अनुमति दे दो, आपस में व्यापार कर लो। इसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ और इसके बाद व्यापार की अनुमति दी गई कि जहाज़ों की सुरक्षित आ जाओ, क्योंकि जब ब्लैक सी में जहाज गए तो उनको आपस में दोनों की मिसाइलों ने कई बार गिरा दिया, इसलिए लोगों ने यहाँ जहाज भेजना ही बंद कर दिया। इसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य था वैश्विक खाद्य संकट को कम करना, क्योंकि काला सागर से लगभग 22 मिलियन टन अनाज जाता है जो अफ्रीकन देशों को, यूरोप के देशों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। आप देख सकते हैं दुनिया में उर्वरक उत्पादन में 13% हिस्सा इसका है रशिया का। और अगर हम इस हिस्से को देखें इस आधार पर, ये देखो ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विश्व में 1/4 से अधिक गेहूं का उत्पादन यूक्रेन और रूस करते हैं। 1/4 मक्का का निर्यातक ये देश है यूक्रेन, और यूक्रेन सूरजमुखी निर्यातक, सूरजमुखी तेल है उसका निर्यात करने में सबसे बड़ा देश है। अगर जब युद्ध हुआ तो ये घटनाएं रुक गई, अगर ये चीजें निर्यात रुक गया, व्यापार रुक गया, तो दुनिया में खास सुरक्षा संकट बढ़ेगा। उसी को दूर करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, इसके बाद आता है S-400 मिसाइल और अमेरिकी प्रतिबंध। दो चीज ध्यान रखना। S-400 मिसाइल को आप जानते होंगे सब, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 की अगर बात करें, क्या है, एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो मुख्य रूप से ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट आदि चीजों को, ऊपर से होने वाले हवाई हमले को 400 किलोमीटर से ही डिफेंस कर देता है। ये S-400 मिसाइल है। इसको रशिया ने द्वारा बनाया गया, चाइना ने इसको खरीद लिया, तुर्की ने इसको खरीद लिया, हमने भी इसको खरीद लिया। इसको खरीदते टाइम हम ध्यान रखना, इसको खरीदते टाइम अमेरिका का एक कानून है कार्ड्स। इस कानून को थोड़ा ध्यान रखना, ये अमेरिका का एक घरेलू कानून है। अमेरिका का घरेलू कानून है जिसमें अमेरिका घरेलू कानून क्या कहता है, जिसका फुल फॉर्म है काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट। यानी कि जितने भी अमेरिका के शत्रु हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया, जिसमें चाइना भी आ गया आजकल, रशिया, और एक है अपना ईरान, जितने भी चाइना यूएसए के जो शत्रु है, सो कॉल्ड शत्रु, जितने की यूएसए के एडवर्सरीज हैं, उन एडवर्सरीज से ध्यान रखना, उन एडवर्सरीज से कोई दूसरा देश अगर किसी प्रकार का लेन देन करता है तो यूएसए के कानून उस देश पर प्रतिबंध लगा दे। समझे मेरी बात? यानी कि यूएसए के एडवर्सरीज, जिसमें नॉर्मली नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ईरान, ये यूएसए के एडवर्सरीज है और इनसे किसी भी प्रकार का कोई डिफेंस इक्विपमेंट, किसी प्रकार की कोई रक्षा की सामग्री, किसी प्रकार की ऐसी सामग्री जो अमेरिका के राष्ट्र हितों को नुकसान पहुंचा सकती है, अगर कोई देश इन एडवर्सरीज से खरीदता है या बेचता है तो उस पर अमेरिका का ये कानून लागू होता है। ये कानून में अमेरिका उस देश पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये कानून है कार्ड्स। अब बात यह आई कि अगर भारत S-400 खरीदता है किससे, रशिया से, S-400 किससे खरीदेगा, रशिया से, तो इसमें कार्ड्स का सबसे बड़ी बाधा है, हो सकता है अमेरिका हम पे प्रतिबंध लगा दे। लेकिन कई बार ये मुद्दा चला, लेकिन बाद में अमेरिका को एक बात समझ में आ गई कि जब चाइना के पास S-400 है, उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया के पास भी S-400 होना चाहिए, और यदि रशिया इंडिया को S-400 दे रहा है तो हमें नुकसान ही क्या। इसलिए यूएसए को इस कानून में संशोधन करना पड़ा और यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अभी एक संशोधन पास किया गया जिसमें भारत को कार्डसा के अंतर्गत छूट दी गई है। और छूट यह है कि भारत S-400 मिसाइल अगर खरीद भी लेगा तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगेंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन जिस तरीके से एग्रेसिव हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए यूएसए को भारत की जरूरत है। और अमेरिका को लगा पता कि जब तक मेरे हित ही इससे सद रहे हैं, जब तक मेरे राष्ट्रीय हित ही इससे बन रहे हैं, मुझे दिक्कत क्या है, इसलिए अमेरिका ने भारत को इसमें छूट दिया। कार्डसा एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ा समय पर एक डिलेमा हुआ करता था, लेकिन बाद में अमेरिका को हमारी जरूरत है, इसलिए अमेरिका ने अपने इस कानून में संशोधन करने पड़े। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कार्डसा के अंतर्गत हमें अनुमति दे दी गई, वही कानून है, बस वो कहानी है। और क्यों दी गई उसका एक कारण,
इसलिए एक चीज ध्यान रखना, भारत और अमेरिका के बीच नजदीकी बढ़ने का मेन कारण है चीन की एग्रेसिव पॉलिसी। अगर चीन अपनी एग्रेसिव पॉलिसी नहीं अपनाता तो अमेरिका भारत का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन चीन का बढ़ता हुआ एग्रेसिव अमेरिका की सर्वोच्चता को चुनौती प्रस्तुत करेगा और इस चुनौती को रोकने के लिए अमेरिका भारत को सपोर्ट करेगा। यही है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हर किसी का अपना हित होता है, बस और कुछ नहीं। अब आज यूएसए का हित है, यूएसए को पता है कि मैं खुद अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसको चाइना को बैलेंस करने के लिए भारत सबसे बेस्ट हथियार है, इसलिए भारत को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दो जो जरूरत है। इसलिए S-400 ध्यान रखना, ये S-400 की बात बहुत दिन पहले चल रही थी, लेकिन उस टाइम तक कार्डसा के अंतर्गत हमें परमिशन नहीं मिली, लेकिन अब परमिशन मिली क्योंकि अब यूएसए को मजबूरी होगी परमिशन देना। इसलिए यूएसए के जो उनकी संसद है, उसका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक सदन है, उसने बिल पास किया कि हम कार्डसा में संशोधन करेंगे और भारत को परमिशन देंगे। ये इसमें कहानी पूरी। इसके बाद आपूर्ति श्रृंखला मंत्री स्तरीय मंच। देखो, आपूर्ति का मतलब है सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन का मतलब है कि कोई चीज एक देश में बनती है और दूसरे देश में उसका असेंबलिंग होती है, तीसरे देश में उसकी तैयारी होती है और चौथे देश में उसकी बिक्री होती है, पांचवें देश में उसका उपभोग होता है। यानी कि आजकल ऐसी होता है चीज। तो ये पूरी श्रृंखला है, ये आपूर्ति श्रृंखला। और एक अच्छी आपूर्ति श्रृंखला ये होती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा देशों की भागीदारी हो, ज्यादा से ज्यादा देशों को उसका फायदा हो और डिपेंडेंसी उतनी ही कम हो, उसे बोलते हैं एक अच्छी आपूर्ति श्रृंखला। यानी कि आपूर्ति श्रृंखला एक फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक देश पे डिपेंड हो गए, जैसे चाइना पे, मैन्युफैक्चरिंग में आज दुनिया एक जई हिस्से पर चाइना पे डिपेंड थी, इसलिए कोविड-19 में चाइना में लगने वाला कोविड से दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो गई थी। अगर हम चाइना पे डिपेंड नहीं होते तो हमें इस प्रकार की चीज से नहीं गुजरना था। तो इसलिए ये बोला गया कि हमें जब कोविड-19 हमारे समझ में आ गया तो कई देशों ने फिर ये सोचा कि नहीं, हमें आपूर्ति श्रृंखला है उसमें सुधारना होगा, इसलिए उन्हीं पर एक मंच हुआ है, अमेरिका में हुआ है, 18 देशों की इकोनॉमी इसमें शामिल हुई है और इनका तैयार है कि हम उन खतरों को निपटान करेंगे जो ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा करते हैं, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो ये चीज हो। इसी को लेकर के इनमें एग्रीमेंट हुआ है, उसी की बात चल रही है और कुछ नहीं है बस। ठीक है। इसके अलावा एक मुद्दा है एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। ध्यान रखना, जापान ने इस पहल के तहत स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भारत की सहायता की योजना बनाई है और इसका मुख्य उद्देश्य है एशिया में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जाए और इस परियोजना के अंतर्गत लगभग $10 बिलियन की वित्त की व्यवस्था की जाएगी। इसके माध्यम से उसको टेक्नोलॉजी दी जाएगी और वित्तीय सुविधा सहायता प्रोवाइड की। ये था बेसिकली आपका IR था, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा, लेकिन आपको हमेशा IR पढ़ते टाइम IR की जो बेसिक वीडियोज है हम उसको जल्दी अपलोड कर देंगे आपको थोड़ा सा, ताकि आप IR की बेसिक चीजें पढ़ लो, वो आपका सिलेबस का एक पार्ट खत्म हो जाएगा तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके वीडियो रिकॉर्डेड है, जल्दी जल्दी कवर करके आपको शेयर कर देंगे ताकि आपकी काफी हद तक चीजें कवर हो जाए। लेकिन IR देखो 40 मिनट में हमने IR कर दिया, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, समझने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जितना अच्छा समझोगे, जितना अच्छा चीजों करोगे, उतनी अच्छी तरीके से ही आप आगे बढ़ोगे। तो IR समझने के लिए प्रैक्टिकली 4 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, इजीली कम से कम 30-35 नंबर यहाँ से ला सकते हो। उन 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे नंबर आते हैं IR में अगर आपकी समझ बहुत अच्छी है। ठीक है। और प्री के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन आजकल आने लग गए, तो इसलिए इनको ध्यान रखना कि ये आपूर्ति श्रृंखला क्या है। एक ध्यान रखना, आपूर्ति श्रृंखला लचीला बल पहले ये किसने शुरुआत की गई है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने की है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं प्री में, ये बेसिक बेसिक चीजें जो आपसे प्री पूछ सकते हैं और इनको अच्छे से पढ़कर आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। आज थोड़ा हमारा पेन में कुछ इशू आ रहा है, हम आगे भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे हम इसको आपको बताते हैं, हम जल्दी कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो अब अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमी, इसको हम यहाँ से कवर करते हैं। इकोनॉमी किस तरीके से, इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपके प्री के क्वेश्चन है वो पूछेंगे इकोनॉमी के। तो आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी मैसेज में, जिसमें हम अभी डिस्कशन कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो विजन की मंथली मैगजीन है इसको, और विजन की मंथली मैगजीन में अभी हमने जुलाई के अंतर्गत IR वाला पार्ट पढ़ रहा है। आगे हम पढ़ते हुए इसमें जुलाई IR वाला पार्ट है उसको पढ़ लिया और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे यहाँ पूछे जाते हैं, वो आपने इसी के थोड़ा इस वीडियो के पहले स्टार्टिंग में देख सकते हैं। तो अब हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरीके से आगे भी क्वेश्चन इकोनॉमी वाले पार्ट में पूछे गए, क्योंकि मंथली मैगजीन दोस्तों आपकी प्री, आपकी मेंस और इसके अलावा आपके फैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और साथ साथ ये आपके कॉन्सेप्ट को भी रिवीजन करवा देती है। कॉन्सेप्ट है आपका, उसको भी क्या करवा देती है, रिवीजन करवा देती है, इसलिए हमें इस पर अच्छे से कवर करना है। और देखो, यदि आपने ये चीज़ें पढ़ ली तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप PT 365 की बात करें तो उसको पढ़ने में कोई अलग से दिक्कत नहीं आएगी, सब PT 365 इसी से ही बनेंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब इकोनॉमी के अंतर्गत GST, क्योंकि दोस्तों GST 2017 में आया था और जुलाई 2022 में इसको पूरे 5 साल हो गए थे। और 5 साल जब किसी चीज़ को हो जाते हैं तो उसकी उपलब्धियाँ ज़रूर पूछी जाती है, उसकी चुनौतियाँ ज़रूर पूछी जाती है
ठीक है ना। तो हो सकता है ये आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी ने मेंस के क्वेश्चन के रूप में इसको एक बार पूछा भी है। जैसे एक क्वेश्चन हमने आपको बताया कि जो ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी ने पूछा था एक बार, ये आपको सामने अगर देखें हम एक बार दिख रहा होगा आपको कि उन अप्रत्यक्ष करों को गिराइए जो भारत के जीएसटी में सम्मिलित किए गए थे। तो ये सारे अप्रत्यक्ष कर डायरेक्ट आपको पता है कि ये अप्रत्यक्ष कर जो इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। एक तो ये लिखना था आपको। दूसरा, भारत ने जुलाई 2017 में क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व में निहितार्थ, इसका निहितार्थ मतलब क्या उपलब्धियाँ रही भारत की और क्या इसके मतलब प्रभाव रहे, वो इसमें दोनों चीज़ें दिखानी थी। तो देखो ये कौन कौन से कर इसमें शामिल किए गए, ये आपकी मैगजीन में है। तो इस तरीके से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आने की संभावना पूरी रहती है। इसलिए आपको, और नहीं आएगा तो आपको फैक्ट फिगर दे देगा, आपको कॉन्सेप्ट है वो दे देगा। तो इसलिए मैगजीन को आप रिवीजन 4-5 पॉइंटों के लिए हमेशा मैगजीन पढ़ी जाती है। एक तो आपका रिवीजन करवाएगा स्टैटिक पार्ट का, जो भी आपका स्टैटिक पार्ट है या बेसिक है उसका रिवीजन करवाए। दूसरा, यही मैगजीन जो आपकी है आगे, यही मैगजीन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के लिए काम आएगी, चाहे हम प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। हमने अभी आपको बताया था किस तरीके से। इसके अलावा यही आपके फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करेगी। इसलिए इस मैगजीन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी प्रकार की मैगजीन पढ़ सकते हैं, चाहे विजन की मैगजीन पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हम विजन की मंथली मैगजीन है उसको फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये अगला टॉपिक है कि 5 साल पूरे हो गए जीएसटी को लेकर के। तो चूंकि पूरे 1 जुलाई 2022 को इसको पूरे 5 साल हो गए, तो 5 साल होने पर इसकी कुछ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो सकता है कि क्या अचीवमेंट रही है, क्या इसको हमें आगे रखना चाहिए, क्या इसमें और सुधार कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं इसी जीएसटी से लेकर। अगर नहीं पूछेंगे तो प्री में इससे बनाया हुआ कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें। पढ़ा आप सबने होगा लेकिन लिखते टाइम बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं आती। जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखो जीएसटी के बारे में आप सभी जानते हैं कि जीएसटी वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला ये गंतव्य आधारित व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य डेस्टिनेरी, जहां पर लास्ट लेवल पर जो व्यक्ति को परचेज करेगा उसको यह देना पड़ेगा, तो उपभोग वाले व्यक्ति को देना पड़ेगा। और ऑल ओवर इंडिया में एक राष्ट्र एक कर एक बाजार सिस्टम को लागू कर दिया, क्योंकि राज्यों के अलग अलग जो कर थे, जो राज्यों में अलग अलग लगते थे, तो उससे वस्तुओं की सेवाओं में चीज़ें, उसकी कीमत चेंज हो जाती थी। जैसे आज आप देख सकते हो पेट्रोल है, पेट्रोल जीएसटी में नहीं आता, इसलिए हर राज्य में पेट्रोल की कीमतें फ्लेक्सिबल रहती है। किसी राज्य में पेट्रोल कीमत ज़्यादा, किसी में कम, बिकॉज क्योंकि ये टैक्सेशन का सिस्टम। लेकिन इसी फ्लेक्सिबिलिटी को, इसी राज्यों में असमानता को दूर करने के लिए हमने एक राष्ट्र एक राज्य के रूप में जीएसटी को लेके आए 101वां संविधान संशोधन 2016 में। ये चीज़ ध्यान रखना, प्री में कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है स्टेट पीसीएस में कौन से संविधान संशोधन में, तो 101 में इसको लेके आए थे। और इसमें ध्यान रखना मूल्यवर्धन, यानी कि मूल्यवर्धन का मतलब जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की है, एक्स आदमी ने बाई को बेची कितने 40 रुपये में, 140 की हो गई, तो यार टैक्स है ना वो 100, और इसने फिर 40 रुपये वर्धित करी थी 180 होगी, तो 40 रुपये जो वैल्यू एडिशन हो रहा है इसी पे टैक्स लगेगा, ना कि पूरी वस्तु पे। यानी कि दोबारा मैं बताता हूँ, जैसे इसमें क्या होता है, इसको क्यों लेके आए थे। जैसे ये है मान लो गेहूँ, ये है आपका आटा, ये आपका बिस्कुट, और ये है आपकी होटल। गेहूं को इसने आटा बनाने के लिए किसी एक्स व्यक्ति को बेचा 100 रुपये में 1 केजी, मैं मान रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी 100 रुपये प्रॉफिट कमाया। इसने 100 रुपये का जब आटा खरीदा होगा, अब इस पर जीएसटी लगी होगी, क्योंकि इस पर जीएसटी आएगी, तो जीएसटी लगी। इसके बाद क्योंकि इसकी जो कॉस्ट लगभग ये कॉस्ट 0 मानेगा, क्योंकि खुद ने उत्पादन किया, जब आटा इसके पास गया तो आटे में इसने 40 रुपये का अपना प्रॉफिट कमाया, तो 100 + 40 इसको कितना बेचा, 140 रुपये। अब यहाँ जीएसटी पूरा 18% पे ऐड नहीं होगा, यहाँ जीएसटी 40% पे ही ऐड होगा, क्योंकि 100% पे 100 रुपये पे पहले ऐड हो चुका है। तो डबल कैलकुलेशन से बचने के लिए डायरेक्ट जितना वैल्यू एडिशन होता है उसी पे कैलकुलेट होगा, प्रत्येक मूल्यवर्धन पे कैलकुलेट होगा। अब इसने यहाँ कितने बेचा जीएसटी लगा कर, मान लें इसको 152 बेचा, तो यहाँ वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, जितना मतलब यहाँ इसने 152 का इसका पड़ा, इसने मान लें इसमें 50 रुपये और वैल्यू एडिशन कर दिए, हो गए 202 रुपये का। तो यहाँ 50 रुपये जो वैल्यू एडिशन ही है इस पर फिर जीएसटी लगेगा, ना कि पूरे 202 पे। तो पूरे 202 पे ना लगा करके जितना वैल्यू एडिशन हुआ है, मान लें बिस्कुट बन के होटल में गया, तो ये बिस्कुट बन के जो होटल में गएगा, तो जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उस पर ही उस टाइम जीएसटी लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीज़ पे पहले से ही जीएसटी लग चुका है। अब जीएसटी यहाँ पर इसने भी पे किया है, यहाँ पर इसने भी पे किया है, ये जो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ये भी पे करेगी, ये होटल है ये भी पे करेगी। अब ये सब बार बार इसको जब पे करेंगे तो बार बार से बचने के लिए एक इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है कि जैसे होटल वाला इस बिस्कुट बनाने वाले से पूछेगा, भाई आपने जीएसटी पे किया है, कितना किया है, तो उतना जीएसटी मान लें आपने 100 रुपये पे किए, तो मैं इन जो जीएसटी डिपार्टमेंट उससे बोलूँगा कि 100 रुपये पहले पे हो चुके हैं,
इसलिए उनको मुझे वापस दे दो। तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें वापस लिया जा सकता है। तो बेसिकली जीएसटी की कहानी है। तो जीएसटी कई अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर के बनाया गया था। जैसे अभी भी एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है कि इससे कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी में हमने जो कर शामिल किए वो तो अलग बात है, कौन कौन से ऐसे कर जो आज भी हमने जीएसटी के दायरे से बाहर रखे, जिसमें शराब, संपत्ति, स्टाम्प ड्यूटी, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल क्रूड, विमान टरबाइन ईंधन, प्राकृतिक गैस और बेसिक कस्टडी ड्यूटी, ये अभी भी हमने जीएसटी से बाहर रखे। जिसका मेन कारण है ये राज्यों के राजस्व का मेन स्रोत होते हैं, राज्यों के इनकम का आधार होते हैं। इसलिए राज्यों के विरोध से बचने के लिए हमने शुरू में इनको शामिल नहीं किया, समय के साथ इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन जीएसटी में किसको शामिल किया गया है? कुछ राज्य के करों को भी शामिल किया गया है, कुछ सेंटर के करों को शामिल किया गया है। और इनमें जैसे राज्य का कौन कौन सा, पहले सेल टैक्स लगता था, उसको जीएसटी में शामिल कर दिया। मनोरंजन टैक्स, बिलासता टैक्स, चुंगी टैक्स, खरीद टैक्स। इसके अलावा सेंटर एक्साइज के सेंटर जो प्रोडक्शन टैक्स है, अतिरिक्त टैक्स है, ये अतिरिक्त सीमा शुल्क है, ये सारे सेल, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के और ये स्टेट गवर्नमेंट के, इनको मिलाकर के जीएसटी में शामिल कर दिया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जीएसटी में कौन कौन शामिल नहीं किया गया। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी जीएसटी। जीएसटी में आप जानते हैं कि जीएसटी के दो घटक मुख्य रूप से होते हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है स्टेट जीएसटी और एक होता है यूटी जीएसटी और एक होता है यूटी जीएसटी। यानी इसको कई भागों में बांटते हैं, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी जो केंद्र सरकार वसूलती है, यूटी जीएसटी जो यूनियन टेरिटरी लगाती है और स्टेट जीएसटी जो स्टेट लगाते हैं। अब इसमें एक टैक्स होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब है कोई व्यक्ति कोई वस्तु एक्स यूपी में बनी और एमपी में बेची गई, तो ये जो क्रॉसिंग के दौरान, ये जो दूसरे ट्रांजेक्शन के दौरान जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी में आएगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलेगी और बाद में राज्यों को बांट देगी। तो अंतर राज्य वस्तुओं की आपूर्ति पर आईजीएसटी लगता है, जबकि अन्य राज्यों के भीतर भी लागू होते हैं। आईजीएसटी केंद्र लागू करता है, ध्यान रखना, और केंद्र वसूलने के बाद इसको राज्यों से विभाजित कर देते हैं। तो आईजीएसटी बेसिकली जब कोई वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तब ये लगाया जाता है, और इसको वसूलने का अधिकार किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, और बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट राज्यों के साथ कर दिया जाता है। जीएसटी के अगर फायदे हैं, बेसिकली हमने स्टैटिक वाला पार्ट पढ़ाया था, उसमें आपको जीएसटी के फायदे पूरे बता दिए, लेकिन उनको थोड़ा समझ सकते हो क्या क्या फायदे और हैं। देखो जीएसटी का सबसे पहला फायदा है कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त करना। कैस्केडिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स पे टैक्स, डबल टैक्सेशन सिस्टम। तो उसको ये बचाएगा, क्योंकि पहले जो टैक्स लगता था हमारा, वो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कोई 100 रुपये की वस्तु है, इसने 40 रुपये एडिशन करा और 140 में बेची, इस पर जीएसटी 10% लगा, 154 रुपये की बेच दी। तो पहली बार इस पर पूरे पे टैक्स लग गया। दूसरी बात, बाई व्यक्ति के पास गई, बाई व्यक्ति ने फिर इसमें 50 रुपये, इसमें मान लें 46 रुपये जोड़े, 200 रुपये इसकी वैल्यू हो गई, इस पर फिर जीएसटी। तो इसमें पूरे पे जीएसटी ना लग करके 46 रुपये पे जीएसटी लगेगा। पहले क्या है, पूरे पे जीएसटी लगना था, तो पूरे पे जीएसटी लगेगा 18%, तो 18 दूनी 36, ये 236 रुपये हो जाएगा। जबकि ये 154 पे यहाँ पहले जीएसटी लग चुका है, ये 140 पे जीएसटी लगा है। तो जीएसटी के अंतर्गत ये कहा गया कि सिर्फ जो वैल्यू एडिशन होगा उसी पे टैक्स होगा, पूरी चीज़ पे टैक्स नहीं होगा। तो इसलिए इसने कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि जो चीज़ पहले आपके टैक्स में आ चुकी है उसमें दोबारा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार टैक्स लगेगा। इसके अलावा एक्स व्यक्ति ने अगर कोई वस्तु उत्पादन करी है, फिर वो मार्केट में बेची है वाई व्यक्ति को, और वाई व्यक्ति ने किसी दूसरे उपभोक्ता को बेची है जेड को, तो एक्स ने भी उस पर टैक्स भरा है, वाई ने भी उस पर टैक्स भरा है और जेड में भी टैक्स भरा है। अर्थात सरकार के पास उस वस्तु का हो सकता है चाहे इसने 100 रुपये भी भरा हो, इसने चाहे 40 रुपये भरा हो, इसने 50 रुपये, लेकिन वही टैक्स 2 बार इसके पास भी चला गया हो, इसके पास चला गया, इसको 3 बार सरकार के पास चला गया। तो ये क्या करेगा, एक्स वाला बोलेगा सरकार से कि अगले वाले ने दे दिया होगा, आप मुझे वापस लौटा दो। ये बोलेगा कि इसने दे दिया होगा, आप। तो जिस व्यक्ति अंतिम पेयर होता है, जो बस बेचने वाला होगा अंतिम, वो बोलेगा कि हाँ मैं पे करता हूँ, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें दे दो। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट होने की वजह से इस पर टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो पाता, और लास्ट में जो टैक्स पेयर होता है वो केवल वैल्यू एडिशन का टैक्स पे करेगा, अदर टैक्स है उसको वापस इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में ले लेगा। इस कारण टैक्स ऑन टैक्स को ये रोक देगा। कैस्केडिंग इफेक्ट उसी को बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। दूसरा, कर के आधार को बढ़ाएगा। कर के आधार को इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि जीएसटी है वो एक तो नॉर्मली जो बहुत इसमें बहुत ज़्यादा जो एमएसएमईज है, छोटी इकाई है, उनको बहुत ज़्यादा छूट दी गई है,
तो वो नॉर्मली इसके दायरे में आएंगे, लेकिन उन पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंतर्गत नॉर्मली जो इसकी स्लैब है वो बहुत रीजनेबल बनाई गई है, तो उससे भी लोगों को टैक्स है उनको सस्ता पड़ेगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। दूसरा, आर्थिक विकृति को दूर कर एक साझे व्यापार का निर्माण करेगा। जैसे पहले क्या था कि स्टेट यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, इनमें क्या होता है कि टैक्स की दर अलग अलग होती थी। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लें यूपी और एमपी दोनों पड़ोसी राज्य हैं, अगर पेट्रोल एमपी में सस्ता है और यूपी में महंगा है तो लोग एमपी से पेट्रोल लेके यूपी में चले जाएंगे, तो यूपी का मार्केट तो डाउन हो जाएगा। तो जो अलग अलग वैल्यू थी टैक्सेशन की, जिसकी वजह से वस्तु की प्राइस अलग अलग थी, वो समाप्त हो जाएगी इसकी वजह से, और राज्यों के बाजार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर का संग्रहण और कर चोरी को रोकना आसान होगा। क्यों? अब इजीली पता लग जाएगा हमें। अब आप GSTIN नंबर देंगे जिसके माध्यम से कौन टैक्स भर रहा है, और अब ये जो सेलर होता है, लास्ट जो विक्रेता होता है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके आधार पर देखेंगे कि उसको GSTIN नंबर से कितनी बिक्री की है, कितना उसने टैक्स किया, तो इजीली इसकी चोरी रोक पाएंगे। सेवा क्षेत्र आसानी से इसमें शामिल हो पाएंगे। और असंगठित क्षेत्र, जो नॉर्मली असंगठित क्षेत्र है, उन पे हम रेगुलेट कर पाएंगे। क्योंकि जैसे बड़ी, ये मान लो कोई महिंद्रा कंपनी है, और महिंद्रा कंपनी व्हीकल बनाती है, और व्हीकल बनाने के लिए इसको छोटे छोटे टायर चाहिए, और कोई इनफॉर्मल सेक्टर की कोई कंपनी टायर बनाती है, तो जब इससे टायर खरीदेगी तो इस कंपनी को इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में आना पड़ेगा, अदरवाइज ये महिंद्रा कंपनी टैक्स नहीं खरीदेगी। क्यों? क्योंकि अगर महिंद्रा कंपनी टैक्स खरीदेगी तो महिंद्रा कंपनी बोलेगी भाई मैं टायर खरीदेगी, तो आपको टायर पे जो टैक्स देंगे उसको मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लूँगा, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट तो तब लूँगा जब तू खुद पे करेगी तब। तो जब ये दूसरा व्यक्ति अगर पे ही नहीं करेगा, टायर बनाने वाला, तो महिंद्रा कंपनी उससे टायर नहीं खरीदेगी। तो ये अपने टायर को बेचने के लिए अपने आप को फॉर्मल सेक्टर में रजिस्टर करवाएगा, टैक्स पे करेगा, ताकि ये इससे टायर खरीदे, क्योंकि ये इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। अगर मान लें एक्स व्यक्ति से इसने टायर ले लिया, एक्स व्यक्ति ने पे नहीं किया, तो इसको पूरा पे करना पड़ेगा, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा महिंद्रा कंपनी को, क्योंकि सरकार बोलेगी कि आपने जिससे परचेज किया उसने टैक्स पे नहीं किया, तो आप किस बात पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो। पहले वो पे करता, और डबल टैक्सेशन से बचने के लिए हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देते थे। तो इसलिए महिंद्रा कंपनी उन सारी कंपनियों से टायर नहीं खरीदेगी जो टैक्स पे नहीं करते। इसलिए छोटे छोटे MSME इसके अंतर्गत आ गए, क्योंकि उनको फॉर्मल सेक्टर में आने से फायदा हुआ कि उनकी बिक्री ज़्यादा बढ़ गई। अदरवाइज फॉर्मल सेक्टर में नहीं आएंगे तो बहुत सारी कंपनियां उससे माल नहीं खरीदेंगी, क्योंकि हर कोई GST मांगता है, और जो GST के दायरे में नहीं होगा उससे वस्तु नहीं खरीदी जाएगी। इसी वजह से बहुत ज़्यादा अनफॉर्मल सेक्टर है वो फॉर्मल सेक्टर की ओर कन्वर्जन है। ई-वे बिल, इसके माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाने के लिए पहले बहुत सारी चुंगी कर देना पड़ता था, बीच में पुलिस आ गई, बीच में और लोग आ गए, करप्शन था, बहुत सारी चीज़। अब ऑनलाइन जनरेट होगा, आपको इतना पे करना पड़ेगा और आपको दिखाया चले जाएंगे, बीच में आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसने अच्छा किया है, इसकी बहुत शिकायतें कम होंगी। जब आपको पता है जब आपका सिस्टम सुधरेगा तो शिकायत तो अपने आप ही कम होंगी। अब एक चीज़ तो है कि भाई लाभ है इसलिए तो इसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन कितना इसका लाभ रहा ये आपसे पूछा जा सकता है। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसकी उपलब्धियां आपसे पूछी जा सकती है। आज इसकी उपलब्धियां क्या है? लाभ तो आपने देख लिया कि एक तो इसने आर्थिक संघवाद को बढ़ाया, यानी कि संघवाद मतलब केंद्र और राज्य, लेकिन आर्थिक संघवाद मतलब टैक्सेशन में भी केंद्र और राज्य एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पर आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है GST काउंसिल, कि आज आर्थिक मुद्दों पर GST काउंसिल डिसीजन लेती है। राज्यों को उतनी स्वायत्ता दी जाती है, कितनी स्वायत्ता कि राज्यों को वोटिंग है 3/4 से बहुमत प्राप्त होगा तब वो मुद्दा बन पाएगा डिसीजन। लेकिन 3 बहुमत के लिए राज्यों के पास पावर होती है 2/3 और सेंटर के पास 1/3, यानी बिना राज्यों की सहमति से उस पर डिसीजन नहीं हो सकता। अर्थात GST काउंसिल में निर्णय के दौरान राज्यों की पावर बढ़ गई, यही आपका आर्थिक संघवाद है। ठीक है, इसके अलावा टैक्स सिस्टम इसको आसान बनाया। अब सबसे बड़ी बात है इसकी उपलब्धियाँ क्या रही। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उपलब्धियों को लेकर के UPSC इस बार क्वेश्चन पूछ सकती है, या स्टेट PCS इस बार क्वेश्चन पूछ सकती है, तो आपके पास फैक्ट होना चाहिए। सबसे बड़ा फैक्ट है कि टैक्स बेस बढ़ा है। 2017 में लगभग 64 लाख लोग टैक्स पे कर रहे थे, आज लगभग 1.38 करोड़ लोग टैक्स पर रहे हैं, लगभग डबल हो गया, लगभग डबल, यानी कि टैक्स बेस बढ़ा है, कितना डबल हो गया। तो ये फैक्ट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, GST 5.9 लाख करोड़ के लिए राजस्व संग्रह हुआ। केंद्र सरकार, ध्यान रखना, अब केंद्र सरकार राजस्व का सबसे बड़ा योगदान देने वाला बन गया है। अब आपको पता है कि 2020-21 में 1.04 लाख करोड़ से बढ़कर 1.24 लाख करोड़ मासिक एवरेज इसका बढ़ गया है। तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने में GST ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनौती क्या है?
अगर हम देखें सोनत यह है कि अभी भी जीएसटी का थोड़ा बहुत प्रभाव जो छोटे रूस यूक्रेन डिस्प्यूट है, ट्रेड बार है, क्योंकि इनकी वजह से हम बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पा रहे, उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो हमें जीएसटी पे नहीं हो रहा। इसलिए जीडीपी में जीएसटी लागू होने से जीडीपी में जो वृद्धि दर है वो उस अनुपात में नहीं हो पाई जिस अनुपात में हमें चाहिए थी। अलग अलग टैक्स स्लैब है, अलग अलग टैक्स स्लैब जिसमें आपको पता है इसमें 5, 12, 18, 28 ये टैक्स स्लैब है। अब इसमें क्या है कि कई चीज़ ऐसी है कि अलग अलग टैक्स स्लैब होने की वजह से कई बार वस्तुएं आपस में चेंज होती रहती कि पहले कोई वस्तु 18 में थी अब 12 में आ गई। अब ये बात उपभोक्ता को तो पता नहीं लगती। ऐसी स्थिति में वो चीज़ इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से नहीं होती। इसलिए बोला गया कि इतनी टैक्स स्लैबों को हटा करके डायरेक्ट 3 टैक्स स्लैब या 2 टैक्स स्लैब कर दो। जितनी कम टैक्स स्लैब होगी उतना क्लैश कम होगा। इसलिए केंद्र राज्य, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र राज्यों से जब ये लगाया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको क्षतिपूर्ति देंगे, लेकिन कोविड-19 से लेकर के आज तक सरकार ज़्यादा क्षतिपूर्ति सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंटों को नहीं दे पाई। और जो स्टेट गवर्नमेंटों के जो इतने कर हैं, ये इतने कर स्टेट गवर्नमेंट के इसमें गए थे, जो स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू के आधार थे, वो अब उनको ज़्यादा फायदा उनको नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो जीएसटी में चले गए। और जीएसटी में उनको नुकसान है, उसकी क्षतिपूर्ति का जो वचन सरकार ने दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो कोविड-19 की वजह से सरकार पूरा नहीं कर पाई। असमान प्रतिनिधित्व ये थोड़ा सा वैसे ही बन जाता है कि जीएसटी में अभी भी असमान प्रतिनिधित्व का है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का भार ज़्यादा है राज्यों की तुलना में। कुछ कर इससे बाहर रखे गए हैं तो वास्तव में जीएसटी लागू नहीं हुआ, कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि जो मेन टैक्स है वो तो आपने बाहर ही रख लिया, तो फिर जीएसटी का इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है ना। और जीएसटी कर जमा करने में बोझ, मतलब एक बात है कि अभी भी जैसे एमएसएमई है, छोटी इकाई, उनके पास टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इतना नहीं है, तो जीएसटी को पे करने में थोड़ी दिक्कत उनको आती है। वो चीज़ें ये बेसिक चैलेंज है, लेकिन ये समय के साथ इंप्रूवमेंट हुई है। आप इसमें टैक्स लेवे उनको कम कर सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाली, कुछ लोग फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करते हैं, उनको हमें बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग करनी होगी। इसलिए सरकार ने एक पोर्टल डेवलप करना होगा। पोर्टल के माध्यम से क्या पता लग जाएगा कि किसने, मतलब ये एक्स नाम की वस्तु है, इस पर किस ने पे किया है, तो वो तुरंत पोर्टल बता देगा इसको एक्स, वाई, जेड 3 व्यक्तियों ने इस पर पे किया है, तो वाई और जेड को मिल जाना चाहिए ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। सहकार संघवाद में डिसीजन सर्वसहमति से हो, ना कि बहुमत से, सर्वसहमति से डिसीजन लिए जाना चाहिए। भैया आप अभी 3/4 से ले रहे हो, तो 1/4 तो सहमत नहीं है, लेकिन उनको भी डिसीजन मानना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ सही नहीं है, इसीलिए तो बेसिक ही चीज़ें ये आप 2-4 चीज़ें। और एक जीएसटी के लिए अपीलीय अधिकरण होना चाहिए कि जीएसटी के मामलों में वो अगर डिस्प्यूट हो तो उनको निपटान करने के लिए कोई अपीलीय जो अधिकरण होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जीएसटी में क्या सुधार करना चाहिए, क्या अपनी उपलब्धियाँ हैं, उसकी इफेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन आता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। देखो अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या है, इसको हम जानेंगे, प्री का फैक्ट है, और साथ में आपसे पूछा जाएगा कि यह बेसिक चीज़ है। अगर आपने हमारा कल का इकोनॉमी का इन्फ्लेशन वाला वीडियो देखा होगा कि इन्फ्लेशन और उससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद आपको इस वीडियो को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी बेसिकली हम आपको बता देते हैं। इसलिए हमने कहा कि देखो विजन की मंथली मैगजीन आपका प्री का आपका जो स्टैटिक पार्ट उसका रिवीजन करवाती है, इसलिए इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर देखना है। जैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग, आखिरकार सबसे पहले 2 शब्दों को समझना है। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो हमेशा 2 शब्दों को समझो कि इन्फ्लेशन और टारगेटिंग का मतलब क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब है वस्तु एवं सेवा, इनकी प्राइस बढ़ती है और मुद्रा की प्राइस डाउन हो जाती है। इस इकोनॉमी के इस स्टेटस को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। टारगेटिंग का मतलब है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन है वो हमारे लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। वो मैंने आपको बताया। अच्छा कैसे होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन अच्छी रहेगी, अगर इन्फ्लेशन रहेगी, महंगाई रहेगी, तो उत्पादन बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी, इसलिए ये अच्छी है। लेकिन बुरी कैसे? कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो लोग एक टाइम, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो एक टाइम के बाद लोग डिमांड कम कर देंगे, डिमांड करेंगे, कम करेंगे, उत्पादन घटेगा, और उत्पादन घटेगा तो बेरोजगार बढ़ेगा। इसलिए इन्फ्लेशन बैलेंस में रहना चाहिए, इसलिए इसको टारगेटिंग करना जरूरी है। एक टारगेट फिक्स करना चाहिए कि हमें इतने टारगेट के बाद इसको कंट्रोल, अगर इस टारगेट से ऊपर निकल रही है तो हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन लो रहना और इन्फ्लेशन हाई होना दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें इसका टारगेटिंग करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात यहाँ पर आती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो भारत ने अपनी औसत हेडलाइन, अब ध्यान रखना मैंने आपको बताया था, एक है हेडलाइन, एक है कोर। कोर में से क्या होता है कि नॉर्मली हम एनर्जी और फूड, इन 2 वस्तुओं की प्राइस को घटा देते हैं।
क्योंकि ये दो वस्तु ऐसी होती है जिनका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, आज बढ़ी कल घट गई। जैसे पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज बढ़ गई कल घट जाएंगी, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है। इसलिए स्थायी रूप से कैलकुलेट करने के लिए कि सच में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कोर इन्फ्लेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हेडलाइन में सब आते हैं, हेडलाइन में से हम एनर्जी और फूड वाली चीज़ को घटा देंगे, उसके बाद आपकी कोर ही बचेगी। इसलिए आरबीआई ने हाल फिलहाल ये कहा गया कि हमारी, देखो आरबीआई ध्यान रखना, आरबीआई के अंतर्गत एक मौद्रिक नीति समिति है जिसका मुख्य उद्देश्य है इन्फ्लेशन को टारगेट में रखना, और हमारा टारगेट है 4 ± 2, यानी कि 2 से 6 के बीच में रहनी चाहिए। अगर 2 से नीचे गई ये भी हमारे लिए बहुत खराब है, क्योंकि मंदी की स्थिति आ जाएगी, सस्ती हो जाएंगी वस्तु, सस्ती हो जाएंगी, कोई खरीदेगा नहीं, और कोई खरीदेगा ना तो सरकार उत्पादन नहीं करे, मतलब प्रोडक्शन वाले उत्पादन नहीं करेंगे तो मंदी आ जाएगी। अगर महंगी होगी तब भी लोग नहीं खरीदेंगे, तो लोग नहीं खरीदेंगे तो उत्पादन नहीं होगा तब भी। इसलिए हमने हमारा टारगेट रखा है 2 से 6 के बीच में। अब अगर हम देखें भारत में मंदी की स्थिति को, सीपीआई इन्फ्लेशन को देखें, तो देखो ये 6 है और ये आपका 2 है। तो भारत का लगभग 2019 से लेकर 2022 तक, अगर बीच की हम थोड़ा सा ये कोविड-19 हटा दें, तो भारत का ज़्यादातर टाइम पर टारगेट के बीच में ही रही। लेकिन अभी दोबारा बढ़ गई, क्योंकि कोविड-19 के जैसे हटा उसके बाद लोग जैसे एकदम से ओपन हुए मार्केट, लोग मार्केट में आए, घुमा फिरी करी, लोग ओपन हो गए, वस्तुओं की डिमांड पुनः बढ़ा दी। जिस अनुपात में एकदम से वस्तुओं की मांग बढ़ी उस अनुपात में उत्पादन नहीं हुआ, और इस वजह से क्या हुआ, हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गई। और कुछ रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट भी चल रहा है, उसकी वजह से भी हमारा, आपको पता है रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट की वजह से हमारे पेट्रोलियम के उत्पाद आते हैं वो महंगे होंगे तो हमारी हर चीज़ महंगी हो जाएगी, इसकी वजह से भी आपका ये इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो यही कहा गया है कि आरबीआई ने बताना होगा कि मुद्रास्फीति के लक्ष्य बनाए रखने में क्यों ऐसा पड़ रही, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति रहती है, अगर वो लगातार 2 तिमाही तक इस टारगेट को प्राप्त करने में असफल होती है तो उसको बताना होता है कि क्यों असफल होती है। तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई को अब स्पष्टीकरण देना होगा कि वो जो इन्फ्लेशन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे बाहर कैसे चला गया। ये देखो, ये तो वही बात है। अब इन्फ्लेशन आपको पता है विश्व बैंक 2018 के बाद भारत में नॉर्मली इसके बाद बढ़ी है, क्योंकि भारत अब थोड़ा सा डेवलपमेंट को जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये कि हाई इन्फ्लेशन क्यों नुकसानदायी है, तो मैंने बेसिकली बता दिया हाई इन्फ्लेशन क्यों सही है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो इकोनॉमी के लिए नुकसानदायी है। कैसे, देखो अगर उच्च इन्फ्लेशन है तो नकारात्मक रिटर्न होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो सेविंग कम होगी, सभी जानते हैं खर्चे ज़्यादा होंगे सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो आर्थिक क्रियाकलाप कम होंगे, और इसलिए आपकी इकोनॉमी डाउन है। आय का वितरण असमान होगा, क्योंकि मैंने कल ही बताया था अमीर आदमी को ज़्यादा फायदा होगा, बिजनेसमैनों को ज़्यादा फायदा होगा, और उपभोक्ताओं को कम फायदा होगा। उपभोक्ताओं को खर्चा बढ़ेगा, बिजनेसमैनों को लाभ बढ़ेगा, असमानता बढ़ती चली जाएगी। अर्थव्यवस्था क्षमता, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति घट जाएगी। पहले लोग 100 रुपये में 10 kg आलू खरीद सकते थे, आज 100 रुपये में 5 kg आलू कर सकते हैं, तो क्रय शक्ति घट गई, अर्थात लोगों की क्षमता कमजोर हो गई। विनिमय दर कमजोर होने के कारण विदेशी मुद्रा, ध्यान रखना अगर आपकी इन्फ्लेशन हाई है, तो हम बाहर से आयात ज़्यादा करेंगे, आयात ज़्यादा करने से डॉलर की मांग ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे रुपये की मांग घट जाएगी, रुपया महंगा हो जाएगा, और डॉलर महंगा हो जाएगा, विनिमय दर कमज़ोर हो जाएगी, और विनिमय दर जब कमज़ोर हो जाएगी तो आयात करेंगे तो और ज़्यादा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होगा, तो वो स्थिति हो जाएगी। स्वर्ण, हमको पता है कि हम स्वर्ण की मांग तो हमेशा करते हैं। अगर हमारी इन्फ्लेशन बढ़ी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि $1 पहले 40 रुपये देने पड़ते थे, आज 60 देने पड़ेंगे, और सारी चीज़ आपका फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ा है तो सरकार का खर्चा बढ़ेगा, एक तो, और दूसरा सरकार को ब्याज भी महंगा मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रोकने के लिए आरबीआई ब्याज को महंगा कर देती है, तो सरकार को ब्याज भी महंगा मिलेगा, इससे सरकार का घाटा बढ़ेगा। इस आधार पर सारी चीज़ों में यही तो क्वेश्चन है कि इनके इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं। कल हमने वीडियो में आपको एक बार अच्छे से बता दिए थे। अब मुद्रीकरण लक्ष्य के मतलब यह है कि हमें कुछ लक्ष्य इन्फ्लेशन के डिसाइड करने चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी एक स्थिरता के साथ बनी रहे, और उन्हें उसी स्थिरता जितनी हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरत है उतने लक्ष्य हमें बढ़ा देना चाहिए। वही बात इसमें हो रही है। अगर हम बात करें, सबसे पहले मुद्रीकरण के लिए लक्ष्य डिसाइड करने वाला देश है वो न्यूजीलैंड था। इसके बाद उर्जित पटेल समिति ने बोला कि भाई हमें मुद्रीकरण का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। इसके बाद मौद्रिक नीति की जो डिसाइड हुई, और आरबीआई ने 2016 में अपने एक्ट में संशोधन किया, और इसमें नॉमिनल के आधार पर, अपनी नॉमिनल एंकर के आधार पर मौद्रिक नीति का लक्ष्य है वो डिसाइड किया गया, और एक मौद्रिक नीति समिति है उसका भी गठन किया गया था 2016 में, आरबीआई का जो एक्ट है उसमें संशोधन करने के बाद। और मौद्रिक नीति समिति किसकी सिफारिश से की गई थी? उर्जित पटेल समिति की सिफारिश से की गई थी। और इस समिति
के बारे में हमने बेसिक में आपको बता दिया, लेकिन इस समिति में मुख्य रूप से ध्यान रखना 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में 3 होते हैं इसमें, सॉरी, गवर्नमेंट के, और 3 होते हैं इसमें आरबीआई के। इसकी अध्यक्षता रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो करता है, और डिसीजन जहां पर रिजर्व बैंक का गवर्नर पक्ष देगा उसी पक्ष में डिसीजन होगा, लेकिन मिनिमम बहुमत होना जरूरी है। इसको टारगेट दिया था कि भारत अगले 5 वर्षों तक अपनी जो मौद्रिक नीति का लक्ष्य है उसको 4 +-2 रखेगा, यानी कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 6 तक रखेगा। और अगर ये लक्ष्य प्रभावित करने में असफल हो जाती है अगर लगातार, तो इसको सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ना, उसी की बात इसमें हो रही है। तो ये ज़्यादा है। कई बार बोलते हैं कि मौद्रिक नीति के लक्ष्य को सीमाएं हम डिसाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू चीज़ें चेंज हो जाती है। फिर मौद्रिक नीति के बारे में हम कैसे लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए, क्या कैसे है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई। एक बार गो थ्रू हो लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैंने आपको ये सारे शब्द बता रखे बेसिक में, आपको इनको वहाँ से देख लेना है। मौद्रिक नीति समिति के बारे में मैंने बता रखा है कि 6 सदस्य होती है। आरबीआई की ओर से 3 सदस्य होते हैं। आरबीआई गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। 3 सरकार की ओर से नियुक्त होते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया है कि प्रत्येक सदस्य के पास अपना मत देने का अधिकार होता है, लेकिन आरबीआई के पास निर्णायक मत, आरबीआई का सदस्य, आरबीआई का गवर्नर हमेशा इसमें वोटिंग नहीं करता, लेकिन बराबर स्थिति आने पर आरबीआई के गवर्नर को वोटिंग करनी पड़ती है, और जिस पक्ष में वोटिंग करेगा वो पक्ष जीत जाएगा। और इसकी वर्ष में 4 बैठक होना जरूरी है, और गणपूर्ति के लिए कम से कम 4 सदस्य होना जरूरी है। मौद्रिक नीति समिति, ठीक है। और अब देखो लक्ष्यीकरण, अगर हम किसी इन्फ्लेशन के टारगेट डिसाइड कर देते हैं तो हमारे सामने एक तो पारदर्शिता आ जाती है। पारदर्शिता ये आ जाती है कि हमारा लक्ष्य इतना था, हम कितने आगे चल रहे हैं, कितने पीछे चल रहे हैं, आरबीआई क्या कर रही है, कुछ कर रही है, नहीं कर रही। अगर हम मान लें अभी तक लक्ष्य हमने 6 रखा है, अगर लक्ष्य नहीं रखते तो 8 को भी आरबीआई सही मान लेती। इसके अलावा केंद्रीय बैंक का विश्वास, उद्देश्य है विश्वास बढ़ाना, तो अगर मौद्रिक नीति हमारे टारगेट में रहेगी तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारत में निवेश करेंगे, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार से इसके कई लाभ हो सकते हैं। नीतिगत अनुमान भी लगा सकते हैं कि अगर हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग है तो मुद्रा बैलेंसिंग में है, तो उसी के आधार पर हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसी के आधार पर हमें बजट बनाना पड़ेगा। अन्य लक्ष्य कि ये मुद्रास्फीति, हमारी अस्थिरता आदि चीज़ों के जो नुकसान होते हैं उनको अच्छे से कंट्रोल में हम कर सकते हैं। ये था इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसके बाद बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इंडियन रुपीज डेप्रिसिएशन। इंडियन रुपीज डेप्रिसिएशन का मतलब है कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमजोर हुआ है। और देखो अंतर्राष्ट्रीय अगर मुद्रा की विनिमय दर की अगर हम बात करें तो विनिमय दर का मतलब 2 तरह की विनिमय दर होती है, एक होती है स्थिर और एक होती है आपकी फ्लोटिंग। सबसे पहले हमको समझना है एक्सचेंज रेट क्या है। हालांकि हमने थोड़ा सा बेसिक में आपको सब पढ़ा रखा है, लेकिन मतलब एक्सचेंज रेट का मतलब एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की जितनी इकाइयाँ चेंज हो सकती है उनका जो दर होती है वही आपकी एक्सचेंज रेट होती है। एक्सचेंज रेट 2 तरीके से डिसाइड होती है, स्थिर विनिमय दर के आधार पर, फ्लोटिंग। स्थिर में मतलब कि डॉलर के आधार पर, कि मतलब या स्वर्ण के आधार पर, कि भाई हमारे 1 रुपया में अगर हम 2 ग्रेन डॉलर यूज कर रहे हैं, 2 ग्रेन हम सोना यूज कर रहे हैं, और डॉलर है वो $1 अगर 4 ग्रेन सोने का यूज कर रहे हैं तो हमारी मुद्रा कितनी हो जाएगी, हमारी $1 बराबर हमारी 2 मुद्रा हो जाएगी, क्योंकि सोने के आधार पर मुद्रा की कैलकुलेशन होती है स्थिर विनिमय दर में। इसमें फिक्स रहती है, चाहे मार्केट में मुद्रा की मांग घट या ज़्यादा बढ़, इसमें सरकार डिसाइड करती है भाई हम $1 के बराबर 4 रखेंगे तो 4 रहेगी। फ्लोटिंग में होती है मार्केट के आधार पर डिसाइड, कि देखो अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मान लें डॉलर की बजाय अगर रुपया की मांग बढ़ती है तो रुपया महंगा हो जाएगा, और अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर महंगा हो जाएगा। और डॉलर की डिमांड कब बढ़ेगी, जब अमेरिका से लोग ज़्यादा निर्यात करेंगे, अमेरिका ज़्यादा लोगों को निर्यात करेंगे। जैसे हम अमेरिका से निर्यात करेंगे तो हमें डॉलर में हम अमेरिका से आयात करेंगे कोई वस्तु तो हमें डॉलर में लेना पड़ेगा, और डॉलर में लेना पड़ेगा तो हमें अमेरिका से कोई वस्तु जो आयात करेंगे डॉलर हमें देना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा आयात होगा उतना ज़्यादा हमें डॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो उतनी ज़्यादा डॉलर की मांग बढ़ेगी। और यदि हम जितना ज़्यादा निर्यात करेंगे तो हमें डॉलर की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को रुपये की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमसे कोई भी अगर आयात करेगा उसको डॉलर और रुपये चाहिए। तो इसलिए रुपये की डिमांड बढ़ेगी, तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, और रुपये की वैल्यू बढ़ेगी तो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाएगा। इसलिए निर्यात अगर आपका अच्छा है तो आपका मुद्रा आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर निर्यात आपका ज़्यादा नहीं है और आपका आयात ज़्यादा है तो आपकी मुद्रा आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। वही बात है कि हाल फिलहाल आरबीआई ने अगर बात करें तो आरबीआई ने ऋण बाजार में विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारी और एनआरआई जमा मापदंडों में ढील दी है, जिसका उद्देश्य है कि भारत में रुपये की गिरावट को रोकना, देखो, और विदेशी मुद्रा अंतर प्रवाह को बढ़ाना।
देखो दो शब्दों को समझना, ये बेसिक है और ये आपके बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आने। देखो विदेशी निवेश क्या होता है? एफडी। ये सबसे बड़ा, यानी कोई विदेशी निवेशक भारत में आके निवेश करेगा वो क्या होगा? एफडी। ठीक है। अब देखो रुपया गिरावट हो रही है, इसका मतलब रुपीज़ की डिमांड कम है और डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब यही। अब देखो आरबीआई ने इसको रोकने के लिए, क्योंकि रुपया की ज़्यादा गिरावट, अगर विनिमय दर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो हमें आयात करने वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रुपये देना पड़ेगा $1 के मुकाबले। तो आयात चूंकि हम ज़्यादा करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा बढ़ेगा। इसको रोकने के लिए आरबीआई कंट्रोल करे रुपये की गिरावट को। अब कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने कुछ सुधार किए। पहला कि विदेशी निवेश, अगर विदेशी निवेश ज़्यादा आएगा तो विदेशी निवेश किस में आएगा? डॉलर में। और रुपया और वो डॉलर में जो निवेश करने आएगा वो क्या लेगा? रुपया। तो क्या बढ़ेगी? रुपये की डिमांड बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार अगर बाह्य उधारियाँ, हम दूसरे देशों से उधारी लेंगे, किस में लेंगे? डॉलर में, लेकिन उसको भारत में आके लगाएंगे क्या? रुपया, तो भी उसकी डिमांड बढ़ेगी रुपये की। जैसे आप 10 करोड़ रुपये, अगर कोई कंपनी मान लें गूगल से उधार लेती है, तो गूगल हमें 10 करोड़ तो देगा, लेकिन जैसे अंबानी ने 10 करोड़ उधार लिए, अंबानी को उसको रुपये में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो ये भारत में निवेश करने के लिए उसको रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो भारत में क्या करेगा? वो आरबीआई को देगा डॉलर और आरबीआई से रुपये लेगा। इससे रुपया की डिमांड बढ़ी, तो रुपया की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया की वैल्यू बढ़ेगी और अपने आप डॉलर कमजोर पड़ गया। इसी प्रकार एनआरआई जमा, हमारे विदेशी जो हमारे लोग विदेशों में रहते हैं वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर अगर जितना जमा करवाएंगे, किसको जमा करवाएंगे? डॉलर को। इससे हमारे यहाँ डॉलर ज़्यादा आएगा, और डॉलर ज़्यादा आएगा तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, तो अपने आप उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी। इसलिए आरबीआई ने इन मापदंडों को थोड़ा ढीला दिया है कि ये थोड़ा मापदंड पहले स्ट्रिक्ट थे, उनको थोड़ा आसान कर दिया, आओ फटाफट यहाँ पर निवेश करते जाओ। तो इसलिए अब ध्यान रखना, और इसका उद्देश्य सरकार का है कि रुपये गिरावट को रोकना और विदेशी मुद्रा इनफ्लो, यानी कि विदेशी मुद्रा के फ्लो को भारत में बढ़ाना। देखो अगर निवेश के माध्यम से विदेशी मुद्रा आएगी, इन चीज़ों के माध्यम से विदेशी मुद्रा आएगी, इन चीज़ों को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो वही बात है, पूरी कहानी हुई है कि भारत का डॉलर 2000 में 80 रुपये तक पहुंच गया है और वर्तमान में 2008 की मंदी के बाद ये सबसे ज़्यादा है। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि ये जो विनिमय रेट है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से रहते हैं। तो आपको पता है विनिमय रेट एक होती है स्थिर और एक होती है फ्लोटिंग, और फ्लोटिंग डिसाइड होती है मांग और पूर्ति के आधार। जैसा कि मैंने बताया, अगर मान लें रुपये की डिमांड बढ़ी और सप्लाई अगर कम है तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, इसकी प्राइस बढ़ेगी तो भारत का एक्सचेंज रेट सुधर जाएगा। अगर मान लें डॉलर की डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, तो हमारे रुपये की तुलना में डॉलर महंगा हो जाएगा। इससे डिसाइड होती है आपकी कौन? विनिमय दर। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर भारत में रुपये की तुलना, क्योंकि अब वर्तमान में जो विनिमय दर डिसाइड होती है वो होती है फ्लोटिंग पे, ज़्यादातर देश फ्लोटिंग पे करते हैं। ये हटा दे सिस्टम स्थिर वाला, क्योंकि आजकल हर देश अपनी विदेशी मुद्रा है उसकी कमी या ज़्यादा है वो फ्लोटिंग रेट के आधार पर ही करते हैं। और फ्लोटिंग रेट का मतलब ये है कि वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिसाइड होती है, ना कि फिक्स। क्योंकि हर देश, अब आपको पता है ग्लोबलाइजेशन में आयात निर्यात करता है और हर देश अपनी जो आयात निर्यात के आधार पर अपनी मुद्रा है उसको डिसाइड करता है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिरकार ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है कि भारत की जो रुपये की गिरावट है वो लगातार क्यों बढ़ती जा रही है, इसके क्या कारण है। तो देखो रुपये की गिरावट अर्थात ये कि ये डॉलर है और ये रुपीज़ है, डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, रुपीज़ की डाउन हो रही है। इसका मतलब डॉलर है इसकी डिमांड ज़्यादा है और रुपीज़ है इसकी डिमांड कम है। इसका मतलब ये, अब कैसे? एक कारण है रूस यूक्रेन डिस्प्यूट। रूस यूक्रेन के डिस्प्यूट ने हमें बहुत नुकसान किया, क्योंकि कच्चे तेल हम रूस से खरीदते हैं और खाद्य तेल हम यूक्रेन से खरीदते हैं, सोयाबीन का तेल। अब ये खरीदते, लेकिन ये युद्ध की वजह से क्या हो गया? महंगा हो गया। अब पहले हमें 1 केजी मान लें सोयाबीन के तेल के लिए $2 देने पड़े थे, अब $3 देने पड़ेंगे। इससे डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ी, रुपया सस्ता हो गया, क्योंकि हमें डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ी तो डॉलर महंगा हो गया और इसलिए डॉलर रुपये की तुलना में ज़्यादा मजबूत हो गया। दूसरा, कई देशों ने अपनी मौद्रिक नीति में सख्ती कर दी। देखो कोविड-19 है, सब जगह इन्फ्लेशन फैल गई। अब इन्फ्लेशन फैलती है, कोई हमारे यहाँ इन्फ्लेशन फैलती है, हम क्या करते हैं कि रुपया का मार्केट में कम आए, इसलिए रुपये का हमके मार्केट में कमाने के लिए हम क्या बढ़ा देंगे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका ने भी अपनी मौद्रिक नीति बनाई और अमेरिका ने अब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए अपनी मौद्रिक नीति को सख्त कर दिया। और मौद्रिक नीति को सख्त करने का मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका ने बढ़ा दी, और इंटरेस्ट रेट अगर अमेरिका बढ़ाएगा लोग अमेरिका में जाके निवेश करेंगे, और अमेरिका में जाके निवेश करेंगे तो डॉलर में निवेश करेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएंगी, रुपया कमज़ोर पड़ जाए। इसलिए दूसरा, कैपिटल आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, यानी हमारे यहाँ से लोग बाहर जाके निवेश ज़्यादा करें बिकॉज ऑफ, क्योंकि अमेरिका ने अपने बॉन्ड है
उनमें वैल्यूज बढ़ा दिए और लोग अमेरिका के बॉन्ड पे ज़्यादा निवेश करते हैं। अगर लोगों के पास दो विकल्प है, इंडिया का बॉन्ड और अमेरिका बॉन्ड, तो अमेरिका के बॉन्ड पे ज़्यादा निवेश करेंगे, क्योंकि अभी भी अमेरिका की जो सॉवरेनिटी है वो भारत की तुलना में ज़्यादा है। इसलिए भारत में लोग पैसा लेकर के बाहर चले गए। ठीक है। घरेलू कारक, अगर हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो अभी हमारा आपको पता है मुद्रा विनिमय दर कमजोर पड़ जाती है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जितना ज़्यादा रहेगा हमारी जो मुद्रा की वैल्यू उतनी ज़्यादा करेगी, क्योंकि आयात हम ज़्यादा करेंगे हमारी मुद्रा की वैल्यू घटेगी। इसलिए रुपये की गिरावट है, इसको है। अब रुपये की गिरावट अगर होती है, प्रभाव आपको पता है कि आयातक देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और भारत आयातक देश है। भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले एक वस्तु के लिए हमें $2 देने पड़े थे, आज उसके लिए $4 देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले $1 इज इक्वल टू $70 था, आज $1 $80 हो गया, तो $10 हर डॉलर पे हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत खराब हो जाएगा। दूसरा, विदेशों से खरीदी गई वस्तु उपकरण, जिन जिन चीज़ों में विदेशी वस्तु लगेंगी वो हमारे लिए पड़ेंगी महंगी, तो वो कच्चे माल के रूप में काम करेगी, उनसे जो वस्तु तैयार होगी वो भी महंगी हो जाएगी। इससे भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आयात की जाने वाले कोयला, कच्चा तेल, खाद्य तेल, ये सभी इन्फ्लेशन बढ़ेगी इन सभी में। क्यों? क्योंकि भारत के लिए महंगा पड़ेंगे। इसके अलावा आयात कवर में गिरावट। आयात कवर का मतलब होता है कि हमारे पास कितनी विदेशी मुद्रा है जो कितने दिन तक आयात कर सकती है। अब मान लें हमारे पास $600 बिलियन है, तो पहले $600 बिलियन 18 महीने चल सकती थी। क्यों? क्योंकि पहले $1 बराबर हम $70 देते थे, $1 बराबर 70। लेकिन आज हम $1 बराबर $80 दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ से डॉलर जल्दी चला जाएगा, इसलिए हमारा जो कवरेज है वो भी गिर जाएगा। और ये बात आ गया कि 2021 में भारत के पास 15 महीने का कवरेज था, कि भारत 15 महीने तक अगर निर्यात कुछ भी ना करे तो आयात से भी अपना काम चला सकता है। इतनी मुद्रा उसके पास है, विदेशी मुद्रा। लेकिन वो घट करके 10 महीने हो गए हैं। विनिमय दर में लगातार गिरावट आएगी तो लोग निवेश कम करेंगे। अगर आपकी एक्सचेंज रेट कम होती जाएगी तो डॉलर के मुकाबले तो लोग आप में निवेश करना कम कर देंगे। ये इसके दुष्प्रभाव है। अब आरबीआई इनको रोकने के लिए काम करेगी। आरबीआई क्या काम करेगी? रुपये की स्थिति को मजबूत करने के लिए उसकी जो सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि रुपये की मांग कम क्यों है? क्योंकि उसकी सप्लाई ज़्यादा है और डॉलर की सप्लाई कम है। तो ऐसी स्थिति में सरकार करेगी कि डॉलर है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो क्या क्या करेगी? सरकार द्वारा कदम उठाए गए और आरबीआई द्वारा कदम उठाए गए। क्या क्या कदम उठाए गए? देखो, $46 अरब का जो स्वर्ण आयात था, क्योंकि देखो स्वर्ण आयात हम करते हैं तो आयात की वजह से डॉलर में करते हैं तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सरकार ने इसकी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी ताकि लोग कम आयात करें। ठीक है। अब देखो, पहले 10.75 थी, अब 15% कर दी। अब लोगों को 1 लाख पे 10,000 देने पड़े थे, अब 15,000 देने पड़ेंगे। लोग उसका आयात कम करेंगे क्योंकि महंगा हो जाएगा। अब आयात कम करेंगे तो डिमांड डॉलर की ज़्यादा नहीं रहेगी, तो डॉलर की कीमत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल एवं इनके निर्यात पर उपकर और विशेष अतिरिक्त उत्पाद लगाया गया है। यानी कि ये पहले निर्यात होते थे, अब निर्यात होंगे तो हमारे घरेलू मार्केट में इनकी कमी रहेगी, इसलिए इनका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हमारी मुद्रा कमजोर होगी, इसलिए निर्यात को रोक दिया। पहले घरेलू मार्केट की सप्लाई कर लो। आरबीआई द्वारा क्या किया गया कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए पहले आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति में CRR, SLR ये सभी चीज़ें की हैं ताकि आरबीआई कम जो वो है कम हो। इसके अलावा आरबीआई ने ये कहा बॉस्टो खाता और नास्टो खाता, ये 2 खाते हैं, इनको आरबीआई ने थोड़ा अनुमति दे दी। बॉस्टो खाता, नास्टो खाता पढ़ लेना। बॉस्टो का मतलब है ये कॉरस्पॉन्डेंट बैंक में किसी अन्य बैंक की ओर से खोला गया खाता बॉस्टो खाते के रूप में ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं देता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 2 बच्चों की देखो ध्यान रखना। मान लें ये सिटी बैंक है, सिटी बैंक में एक्सिस बैंक का अकाउंट था और ये एक्सिस बैंक का यहाँ मान लो अकाउंट था। अब ये क्या करेगा, इसमें जैसे जो विदेशी बैंक है, जैसे मैं कहता हूँ एक है सिटी बैंक और एक है एक्सिस बैंक, ठीक है। अब कोई खाता धारक है, कोई अकाउंट होल्डर है जिसका अकाउंट सिटी बैंक में है, जिसका अकाउंट सिटी बैंक में है, लेकिन वो एक्सिस बैंक से सेवा लेना चाहता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि विदेशों में अगर मान लो कोई ऐसा देश है जहाँ पर, जैसे मान लो मैं भारत में कहता हूँ SBI बैंक है विदेश में और भारत का एक्सिस बैंक विदेशों में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक्सिस बैंक क्या करेगा, मान लें एक्सिस बैंक का जो अकाउंटेंट है, जो कोई अकाउंट होल्डर है, वो एक्सिस बैंक के SBI के थ्रू विदेशों में ट्रांजेक्शन करवा सकता है। तो उसको नॉस्टो और बोस्टो खाता बोला गया है। कॉरस्पॉन्डेंट बैंक दूसरे बैंकों को अपनी सेवाएं दे सकता है, यानी कॉरस्पॉन्डेंट बैंक किसी अन्य बैंक की ओर से खाता खोला जाता है जो बोस्टो खाते वाले घरेलू बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं दे सकता है। बोस्टो में क्या कहता है, यह है बोस्टो अकाउंट। सिटी बैंक मान लो विदेशी बैंक है,
अपने घरेलू खाता धारकों को, ठीक है ना, ये इसके साथ डील करके अकाउंटिंग सुविधाएं दे सकता है। इसको सिटी बैंक में, इस खाता धारक को सिटी बैंक में कोई अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नॉस्ट्रो में क्या है कि दो बैंकों के बीच में एक सेट है। नॉस्ट्रो मतलब अकाउंट है आपस में दो बैंकों के बीच में, कि आपस में एक्सेस कर सकते हैं। इससे क्या है कि जैसे मान लो, इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि वही बात है, ये सिटी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक का जो डोमेस्टिक अकाउंटेंट है, अब एक्सिस बैंक खुद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई बैंक सुविधा नहीं है, तो यह क्या करेगा, अकाउंट, जिसका अकाउंट होल्डर है वो सिटी बैंक के माध्यम से विदेशों में लेन देन करेगा। इसको बोलते हैं यहाँ पे बोस्ट्रो अकाउंट। यानी कि एक बैंक का दूसरे बैंक के अंदर एक अकाउंट होगा, और चूंकि वो बैंक खुद विदेशी सेवाएं नहीं देता, तो उस अकाउंट के थ्रू विदेशी सेवाएं लेगा दूसरे बैंक से। दोबारा मैं बताऊँ, एक चीज़ है, ये सिटी बैंक है, एक एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये एक्सिस बैंक है, अमेरिका में यूएसए में सिटी बैंक है, एक्सिस बैंक अमेरिका में नहीं है। मान लेते हमारा कोई उपभोक्ता है भारत का, और भारत का कोई उपभोक्ता एक्सिस बैंक में, तो उसका अकाउंट है, लेकिन सिटी बैंक में नहीं है, और एक्सिस बैंक विदेशों में नहीं है। अब ये इसको विदेशों में ट्रांजैक्शन करने हैं, तो क्या करेगा, एक्सिस बैंक ने इसके अंतर्गत एक अकाउंट खुलवा रखा है, अपना बैंक ने इसके अंतर्गत एक अकाउंट खुलवा रखा है, जिसे बोलते हैं बोस्ट्रो अकाउंट। और इस बोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू क्या करेगा, ये सिटी बैंक के आधार पर ये विदेशों में लेन देन करेगा, ठीक है ना। तो ये बैंक के अंदर अपना एक अकाउंट खुलवाता है, एक्सिस बैंक खुद नहीं करेगा, ये सिटी बैंक के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन करवाएगा जितने भी अपने ग्राहक हैं उनके लिए, तो वो होता है सारा बोस्ट्रो अकाउंट। तो सरकार ने उसमें भी अनुमति दे दी। इसके अलावा FCNR, जो विदेशी लोग हमारे यहाँ निवेश करते हैं, मतलब डिपॉजिट करवाते हैं, उसकी अनुमति दे दी। इसके अलावा जो ECB ऋणों की ब्याज दर और अधिकतम सीमा पर भी छूट दे दी, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो कॉमर्शियल हम उधारी लेते हैं उस पर छूट दे दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर हमारे यहाँ आए अभी वर्तमान की मुद्रा के आधार पर, और ताकि उससे हमारी मुद्रा ज़्यादा मजबूत हो। तो ये RBI द्वारा कई प्रयास किए गए। तो आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि RBI ने क्या क्या प्रयास किए गए, हमारी स्थिति क्या है। एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि विनिमय दर को प्रभावित करने वाले पर हमारी विनिमय दर कैसे प्रभावित होती है, ये आपके प्री वो क्वेश्चन है जो आपकी पूरी इकोनॉमी को सेट कर देते हैं कि विनिमय दर हमारी कैसे प्रभावित होती है। तो एक होती है ब्याज दर से। जैसे अगर हमारे यहाँ उच्च ब्याज दर है तो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेगी, तो लोग डॉलर ज़्यादा लेके आएंगे हमारे यहाँ, और लोग हमारे यहाँ रुपये करेंगे, तो लोग ज़्यादा हमारे यहाँ विदेशी निवेश बढ़ेगा, तो हमारा रुपया मजबूत होगा। इसलिए ब्याज, अगर मान लें अगर अमेरिका का बैंक ने ब्याज दर महंगी कर दी, तो लोग बाहर जाएंगे, तो हमारे यहाँ से डॉलर निकाल के ले जाएंगे, हमारा डॉलर की कमी पड़ जाएगी, डॉलर महंगा हो जाएगा रुपये की तुलना में, इसलिए ब्याज दर महंगाई। अगर मान लें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो विदेशी निवेशक क्या नहीं आएंगे, तो हमारे FDI नहीं आएगी, तो हमारे डॉलर नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ रुपया सस्ता हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा। राजनीतिक स्थिरता, अगर निवेशकों को सुरक्षा नहीं होगी तो निवेश यहाँ आएंगे नहीं, तो विनिमय दर आपकी डाउन हो जाएगी। सरकारी ऋण, अगर मान लें आपका राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा है, तो सरकार मार्केट से हमारे यहाँ लोन ले लेगी, मार्केट से लोन लेगी, ऐसी स्थिति में निवेशकों का लोन नहीं मिलेगा, तो विदेशी निवेशक भारत में ज़्यादा आएंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति भी सही रहेगी। आयात निर्यात, अगर निर्यात ज़्यादा है तो मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, और कम निर्यात है तो मुद्रा की मांग घट जाती है। अगर निर्यात हम ज़्यादा करेंगे तो हमारी मुद्रा की मांग ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए लोग रुपये को ज़्यादा मांगेंगे तो रुपये महंगा हो जाएगा। अगर हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं तो डॉलर की मांग ज़्यादा बढ़ेगी, इससे डॉलर महंगा हो जाएगा। अटकलबाजी, अगर भविष्य में लोगों को लगता है कि यार विदेशों में आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस हो सकता है, लोगों को लगता है कि यार डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, तो लोग क्या करेंगे, आज डॉलर को डिमांड ज़्यादा कर देंगे, कल के जाके डॉलर सस्ता हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें। और अन्य कारक, उच्च स्थिरता वाली मांग, अगर बैलेंस ठीक है, अगर इकोनॉमी सही चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इकोनॉमी डाउन हो गई तो लोग आपका पैसा निकाल करके भागेंगे, तो बात के मार्केट में जो डॉलर लगा हुआ है सबको बाहर ले जाएंगे लोग, फिर डॉलर आपके यहाँ कम पड़ जाएगा, तो डॉलर महंगा हो जाएगा, रुपया कमज़ोर हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें थी। तो इस आधार पर यह है कि रुपये की मजबूती करने के लिए हमें निर्यात को बढ़ाना होगा, भारत को अपना विदेशी मुद्रा भंडार उसको सही ढंग से खर्च करना होगा, और ईज ऑफ डूइंग के माध्यम से भारत ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्राओं को यहाँ पर अट्रैक्ट करें, निवेश को अट्रैक्ट करें। जितना ज़्यादा भारत में यहाँ निवेश होगा, भारत में निर्यात उतना ही बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा उतनी आएगी, भारत की मुद्रा बैलेंस में रहेगी। ये था आपका बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। तो यहीं तक आज इसको पढ़ते हैं, इकोनॉमी कल हम खत्म कर देंगे। आज हमारे इस वीडियो में हमने कोशिश की आपको कि IR और इकोनॉमी के काफ़ी पार्ट है उसको ख़त्म किया है, और आपको एक चीज़ इसमें समझ आ होगी कि दोस्तों आपके लिए ये प्री, मेंस, स्टैटिक पार्ट, रिवीजन पार्ट हर तरीके से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसको आराम से देखें। अगर कोई चीज़ इसमें से कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर पूछें। आप एक चीज़ ध्यान रखना,
इसमें एक एक पॉइंट, एक एक लाइन का आपको पता है। जैसे ब्याज दर, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्याज दर कैसे इकोनॉमी को, अगर ब्याज दर भारत की घटे तो क्या हमारी विनिमय दर बढ़ेगी घटेगी, अगर भारत की बढ़े तो हमारी विनिमय दर घटेगी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ों के लॉजिक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी जा करके आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अदरवाइज आपका क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इकोनॉमी मैंने बोला ना कि अगर आपने इन्फ्लेशन पढ़ा है तो देखो ये विनिमय दर को समझ गए होंगे, अगर विनिमय दर पढ़ी है तो इन्फ्लेशन के प्रभाव को समझ गए होंगे। ये एक चीज़ दूसरे से डायरेक्टली कोरिलेटेड है। दैट्स वाई कि इकोनॉमी में जो टॉपिक आप पूरे अगर नहीं पढ़ते और उसके बाद अगर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते तो आपके सारे क्वेश्चन सही नहीं हो पाते, क्योंकि इकोनॉमी कोऑर्डिनेशन पे चलती है। इकोनॉमी आपके अदर टॉपिक है, उसको अच्छे से मांगते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि उनको सबको अच्छे से पढ़ें। और ज़्यादा टाइम नहीं, हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे इकोनॉमी को, अगले वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप धैर्य रखें, आपका सिलेबस अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा इसमें। और अगर आपने विजन की मंथली मैगजीन को डिटेल से पढ़ लिया, पीएटी 365, मेंस 365 किसी की पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारा पिक यहीं से होता है, वो इनसे छोटे होते हैं, इसलिए हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर समय मिला तो पीएटी 365 पढ़ लेंगे, नहीं तो हमारी विजन की मंथली मैगजीन आपने पढ़ ली तो सारी 365 इसी में कवर हो जाती है। तो इसलिए टेंशन मत करो, अच्छे से चीज़ों को कवर करो, रिवीजन करो, और जिस तरीके से हम प्रीवियस के क्वेश्चन है इनको भी इसमें साथ लेके ला रहे हैं, तो इनको भी आप सॉल्व किया करो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों क्वेश्चन आपको दिए हैं इनको सॉल्व करें, हम इनको हमारे जो आंसर राइटिंग के उसमें है उसमें भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से इनको लेके संडे के दिन या किसी दिन हम आपकी लाइव कॉपी चेक कर देंगे, लेकिन आप आंसर लेके जरूर भेजें। इसी के साथ आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।